ओके, गुड मॉर्निंग, सॉरी गुड इवनिंग। जब भी आप क्लास देख रहे हो सर, बिना टाइम बर्बाद करे क्या हम लोग स्टार्ट करें? यस, पहला चैप्टर कौन सा उठाया मैंने? पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। थोड़ा स्पीड रहेगी, जरूरी है। 8 घंटे की क्लास हम नहीं कर सकते पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पे। जितना जल्दी हो सकता है ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। सर, इसके जो नोट्स है जिससे आप पढ़ा रहे हो, वैसे तो मैं आपकी ये फास्ट ट्रैक बुक से करवा रहा हूँ, पर फिर भी जिन बच्चों को नोट्स चाहिए, नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पर है, तो वहां जाकर आप नोट्स का पीडीएफ ले सकते हो। चैप्टर वाइज पीडीएफ दे देता हूं। तो पहला चैप्टर सब पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ठीक है। क्या इस अटेम्प्ट की बात, मतलब मैं बात कर रहा हूं नवंबर, सर नवंबर नहीं, मई 2025 में कोई क्वेश्चन आया था क्या? यस, और बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आया था पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का। देखा जाए तो सर इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आया था कि यस, एमसीक्यूज भी आया था और एक क्वेश्चन भी था, पर बिल्कुल सिंपल था, आपसे बन जाता। पर फिर भी सर टारगेट 8 नंबर भी का भी आ सकता है, 16 नंबर का भी। बात करते हैं। पूरे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट को हमने टोटल मिलाकर 6 पार्ट में बांटा था। एक था मॉडर्न पोर्टफोलियो थियरी, CAPM, APT, पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग, एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस और शार्प ऑप्टिमाइजेशन मॉडल। जाते जाते बिल्कुल डिस्कशन करूंगा, पर इससे क्योंकि यार बहुत बड़ा क्वेश्चन बनता है इसका, तो हम छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो टाइम बर्बाद किए बिना पार्ट नंबर 1, मॉडर्न पोर्टफोलियो थियरी। मॉडर्न पोर्टफोलियो थियरी क्या कहता था, क्या समझे थे हमने मॉडर्न पोर्टफोलियो थियरी में? सर, मॉडर्न पोर्टफोलियो थियरी लिखा था हैरी मार्कोविट्ज ने, ठीक है। क्या उद्देश्य था उसका? एक ही उद्देश्य था, मार्कोविट्ज का एक ही उद्देश्य था कि हमें 2 ऐसे स्टॉक ढूंढना है जिसका आपस में कोरिलेशन नेगेटिव हो, आपस में कोरिलेशन नेगेटिव हो। और अगर नेगेटिव कोरिलेशन है और हमने ऑप्टिमल वेट्स दिया है तो रिस्क 0 हो सकता है, ठीक है। ये मैंने थोड़ा बहुत समझाया था, तो वही बात मार्कोविट्ज ने लिखा है। टारगेट क्या है? टारगेट है कि यार रिस्क को रिडक्शन करना। पूरा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का उद्देश्य यही है, रिस्क को रिड्यूस करना, ठीक है। और टारगेट क्या है? टारगेट है कि हमें कोरिलेशन ऐसा ढूंढना है कि आपस में कोरिलेशन क्या होना चाहिए? नेगेटिव, ठीक है। सर, यहां तक बात समझ में आई कि यार 2 ऐसे स्टॉक ढूंढना आपस में कोरिलेशन नेगेटिव। लेकिन सबसे पहली बात कि हमें सबसे पहले सिंगल स्टॉक का एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना, मतलब रिस्क निकालना है। तो हमने कहा यार रिटर्न कैसे निकाल सकते हैं? तो आपको डेटा कौन सा दिया है? या तो एक्स पोस्ट डेटा दिया होगा, या तो हमको एक्स एंटी डेटा दिया होगा। मतलब या तो प्रोबेबिलिटी दिया होगा, या तो पास्ट ईयर्स की इंफॉर्मेशन दी होगी, ठीक। ओके सर, अगर एक्स पोस्ट डेटा का मतलब पास्ट ईयर की इंफॉर्मेशन, अब उसमें हमने क्या किया था? हमने कहा यार देखो भाई, सबसे पहले आपको रिटर्न निकालना है। कब का रिटर्न निकालना है? फ्यूचर का। तो फ्यूचर का रिटर्न कैसे पता लगेगा सर? सर, जो पास्ट में हुआ वही फ्यूचर में होगा। यस, तो पास्ट का रिटर्न कैसे पता लगेगा? कि भाई या तो हमें शेयर का प्राइस बता दे कि पहले कितना था, अभी कितना है और डिविडेंड कितना मिला। उसके हिसाब से हम पास्ट का रिटर्न निकालेंगे और उसी का एवरेज करेंगे, तो फ्यूचर का एक्सपेक्टेड रिटर्न निकलेगा। यहां तक ठीक है सर? यहां तक ठीक है। बस, तो ऐसे मैंने एग्जाम्पल किया, मैं फॉर्मूले पे ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूं। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं और मुझे रिटर्न निकालना है, अब रिटर्न निकालना है तो कैसे निकालूं? तो मैंने कहा भाई ये है 500, ये है 530, और डिविडेंड इस साल का कितना है? 2002 का। सर 2002 का डिविडेंड है 15 रुपए। अब सवाल है कि रिटर्न कैसे निकाला जाए? कसम खाओ, फर्स्ट ईयर का रिटर्न निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि इससे पहले का प्राइस होना चाहिए था। इट मीन्स आप रिटर्न निकालना कहां से स्टार्ट करोगे? 2002 से। तो 2002 की रिटर्न कैसे निकलेगा? रिटर्न इन परसेंटेज। तो हमने कहा कि भाई अभी जो प्राइस है वो कितना है? 530। पहले प्राइस कितना था? 500, और डिविडेंड कितना मिला है? 15 रुपए। याद रखना, ये वाला डिविडेंड मत लेना, ये वाला लेना, यही गड़बड़ करने वाले हो आप। तो उसके मदद से हमने 2002 का रिटर्न कितना निकाला? 9%, फिर 8.49, फिर -6.36 और 6.86, ठीक। ये कब का रिटर्न निकला? सर ये पास्ट का रिटर्न निकला, जिसको आप होल्डिंग पीरियड रिटर्न भी बोल सकते हो, या जिसको हम एनुअल रिटर्न भी बोल सकते हैं,
ठीक है, और इसके बेसिस पर हम क्या निकाल सकते हैं, एक्सपेक्ट रिटर्न डिवाइडेड बाय 4 कर देना, तो एक्सपेक्ट रिटर्न निकल जाएगा, पर मैंने मांगा नहीं था एग्जाम्पल में, बात खत्म हो गई। फिर हमने एग्जाम्पल नंबर 2 किया, ये इंपॉर्टेंट था। उसमें जैसे कि पिछले एग्जाम्पल में हमने रिटर्न निकाला था, है ना, प्राइस को और डिविडेंड को लेते हुए, याद रखना पूरे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में ना भाई, सिंपल सी बात मैं आपको बता रहा हूँ, पूरे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में जो भी स्टैंडर्ड डेविएशन है या रिटर्न है, ये सब की सब परसेंटेज में ही निकलेगा, बस इतनी सी बात आपको समझना है। तो हमने क्या किया सर, हमने एनुअल रिटर्न निकाल कर दे दिया क्वेश्चन में इस बार, ठीक है, और हमसे क्या मांग रहा है, हमसे मांग रहा है एक्सपेक्ट रिटर्न और रिस्क। रिस्क का मतलब क्या होगा, रिस्क का मतलब होगा स्टैंडर्ड डेविएशन। तो अब हमने क्या किया सर, हम रिटर्न तो निकाल लेंगे, डिवाइडेड बाय कितना साल है, 5 साल है, तो डिवाइडेड बाय 5 करके, तो हमने टोटल मारा 65 डिवाइडेड, तो ये कितना आ गया 13%। अब हमें क्या निकालना, अब हमें निकालना स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है सर, हमारा क्या होता था, होता है नहीं, होता था, क्योंकि हमारा रिवीजन चल रहा है। तो हम ये कहते थे यार कि भाई वैसे ऑन एन एवरेज कितना रिटर्न आएगा, 13%, ठीक है, लेकिन कब पिछले सालों में 13% आया, किसी भी साल तो नहीं आया, तो हम डेविएशन निकाल रहे हैं। अब डेविएशन का मतलब, डेविएशन का मतलब भाई साहब ऐसा है कि रिटर्न कितना मिलेगा फ्यूचर में, 13%, ठीक, यहां तक कोई दिक्कत है सर, 13% रिटर्न मिलेगा, बिल्कुल सही। क्या पक्का 13% रिटर्न मिलेगा कि कम ज्यादा भी हो सकता है, सर कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। ये जो भी 13% निकाला, ये तो हमने पास्ट को देखकर निकाला, तो कम ज्यादा तो हो ही सकता है, बिल्कुल। तो कितना कम ज्यादा हो सकता, उसी को बोलते थे हम डेविएशन, कितना कम कितना ज्यादा, उसी को हम डेविएशन बोलेंगे, ठीक है सर। अब डेविएशन कैसे निकाले, तो हम भी डेविएशन, पास्ट का डेविएशन का एवरेज कर देंगे, ये सीखा था। पास्ट में जो डेविएशन हुआ है वही फ्यूचर में डेविएशन होगा। तो हमने क्या किया, अगर देखोगे ध्यान से, तो हमने कहा कि यार एक्सपेक्ट रिटर्न कितना निकला, जिसको आप एक्स बार बोल रहे हैं 13%, पर किसी साल 10 भी तो आया है, किसी साल 15 भी तो आया है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, एक्स। तो मैंने क्या किया, एक्स माइनस एक्स बार किया। वो कैसे हुआ सर, ये एक्स माइनस एक्स बार, इसको हम जल्दी जल्दी कैसे करते थे, 10 माइनस 13 इक्वल टू -3, 15 फिर इक्वल टू 2, 5 माइनस का साइन इक्वल टू -18, इस तरह से करते थे, ठीक। और जब मैं इसका टोटल मार्केट डिवाइडेड बाय कुछ करूंगा तो ये 0 ही आएगा। मैंने बताया 0 आने की वजह, क्योंकि बीच में कुछ प्लस है, कुछ माइनस है और कुछ प्लस है, उन दोनों को जोड़ोगे तो 0 ही आएगा। इसलिए मजबूरी में मुझे क्या करना पड़ा है, स्क्वायर, ठीक। क्यों स्क्वायर करना पड़ा, मुझे माइनस का साइन हटाना है, इसलिए मैंने स्क्वायर किया, तो ये आ गया 530। पर 530 कितने साल का है सर, 5 साल का, तो उसका एवरेज किया तो ये आ गया 106, और 106 का नाम है वेरिएंस। 106 का नाम क्या है, वेरिएंस। यहां तक ठीक है, हाँ बोलो ना यार, हाँ सर यहां तक ठीक, इसको वेरिएंस बोलते हैं। वेरिएंस कितना आया, 106% है। मैंने क्या किया सर, हमने क्या किया, हमने इसको स्क्वायर किया, टोटल मारा, पर ये 5 साल का, तो डिवाइडेड बाय 5 किया, तो 106%। हालांकि इसको ऐसे लिखा जाता है 106% स्क्वायर, इसको बोला जाता है वेरिएंस। पर हमने जबरदस्ती जो स्क्वायर किया था उसको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट तो करना पड़ेगा, और उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्क्वायर रूट जैसे ही करोगे वेरिएंस में तो क्या जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ गया, 10%, 10.29%। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि साहब ऐसा है कि फ्यूचर में 13% का रिटर्न निकल सकता है, पर 10% ज़्यादा भी आ सकता है और 10% कम भी आ सकता है। इसका मतलब 23% भी आ सकता है और 3% भी आ सकता है। ये मैक्सिमम डेविएशन नहीं है, ये एवरेज डेविएशन है, ठीक। तो बस ये है, 23% भी आ सकता, 3% भी आ सकता। दिस इज एक्सपेक्ट रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो, सॉरी एक्सपेक्ट रिटर्न निकाला और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला ऑन द बेसिस ऑफ एक्स पोस्ट डेटा। अब किसकी बात करेंगे सर, अब बात करेंगे प्रोबेबिलिटी। ओके, तो अब बात किसकी है सर, अब बात है एक्स एंटी डेटा। सर एक्स एंटी डेटा होता है क्या, प्रोबेबिलिटी। हमें कुछ नहीं करना,
हमें क्या करना है, जो भी रिटर्न दिया रहेगा, जैसे एग्जांपल नंबर 3 में जो भी, और प्रोबेबिलिटी साथ में दिया रहेगा और हमसे बोलेगा एक्सपेक्ट रिटर्न, तो क्या एक्सपेक्ट रिटर्न निकल सकता है? हाँ सर, जो भी रिटर्न है उसको अगर हम प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो एक्सपेक्ट रिटर्न आ जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत की बात होनी नहीं है। बस स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते समय थोड़ा सा ध्यान देना, बस, बाकी और कुछ नहीं। इसका मतलब यार, जब हम एक्स जो भी बोल रहा हूँ ना, सोच समझ के बोल रहा हूँ, तो बिल्कुल ध्यान से काम करना। सर एक्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो वो आ जाएगा px और सबको जोड़ देंगे तो ये आ गया 14%। बस यहाँ डिवाइडेड बाय 4 मत कर देना, क्योंकि ये डिवाइडेड बाय 4 का मतलब नहीं है, ईयर नहीं दिया है, प्रोबेबिलिटी दिया है, डिवाइडेड बाय 4 नहीं होगा। ठीक है सर, तो ये भी जो आया वो कितना आया, 14%। ठीक है, ये क्या आया, ये आया x बार, यह है एक्सपेक्टेड रिटर्न, कि यार मेरा अनुमान है कि फ्यूचर में जो सिनारियो दिया है उसके हिसाब से मुझे कितने % की कमाई होगी, 14। लेकिन बात है क्या डेविएशन हो सकता है? हाँ। क्या कभी 25% भी मिल सकता है? यस। 25% की भी कमाई हो सकती है और 15% की भी कमाई हो सकती है। तो अब डेविएशन निकालेंगे, याद रखना x माइनस एक्स बार कितना है, ये 14%, x माइनस एक्स बार करना, x कितना है 25 माइनस 14। अधिकतर आप लोग क्या करोगे, इसको x ले लोगे, वहां गड़बड़ होने वाली एग्जाम में, बाकी और कोई गलती नहीं होगी। x माइनस एक्स बार, ठीक है, तो हमने क्या किया, डेविएशन, ये आया मेरा डेविएशन। पर प्रॉब्लम क्या है, जब इसका एवरेज करूंगा, एवरेज का मतलब जब मैं प्रोबेबिलिटी से टोटल मल्टीप्लाई करके टोटल करूंगा तो 0 ही आएगा, इसलिए इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर, और स्क्वायर करके डिवाइडेड बाय n नहीं करना है। मैं कह रहा हूं कि भाई कितने % का डेविएशन है, सर 11% का डेविएशन हो सकता है। इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.25, मल्टीप्लाई कर दिया, 11 इंटू इक्वल टू क्यों किया, क्योंकि माइनस का साइन हटाना है, और फिर किससे मल्टीप्लाई कर दिया, प्रोबेबिलिटी से। ऐसे ही 1 इंटू इक्वल टू मल्टीप्लाई किया कि प्रोबेबिलिटी से, तो ये आ गया टोटल मिलाकर 54%। 54% जो है वो 54% को प्लीज डिवाइडेड बाय 4 मत करना, वही एक गलती हो सकती है, क्योंकि ये ऑलरेडी एवरेज हो चुका है। इसी का नाम क्या है, इसी का नाम है वेरिएंस, और डेविएशन बोलेगा तो ये डेविएशन आया 7.34%। ठीक है, तो जनरली हम क्या करते हैं सर, जनरली अगर कोई रिटर्न के बेसिस पे बोले तो जिसका एक्सपेक्टेड रिटर्न ज्यादा है वो खरीदेंगे, और अगर रिस्क के बेसिस पे बोले तो जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन है कम है वो खरीदेंगे स्टॉक। पर यार सर एक ऐसा स्टॉक है जिसमें एक्सपेक्टेड रिटर्न ज्यादा है पर डेविएशन भी ज्यादा है, और दूसरा स्टॉक ऐसा है जिसका एक्सपेक्टेड रिटर्न कम है पर स्टैंडर्ड डेविएशन भी कम है, फिर क्या करोगे? फिर जवाब भी, अगर आपको ज्यादा रिस्क है तो रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा, पर फिर भी कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, तो जो डिसीजन दिया जाता है वो दिया जाता है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय एक्स बार। इसका मतलब क्या है, रिटर्न के पीछे 1% रिटर्न के पीछे कितना रिस्क, ठीक है, और सीवी कम है, रिस्क ऊपर है, मतलब रिस्क ऊपर है, मतलब ये जो रेशियो आएगा ये तो रिस्क में ही आएगा, और रिस्क क्या होना चाहिए, कम। दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। एक बार क्वेश्चन देख ले क्या, यस। क्वेश्चन नंबर 1, क्या ICAI का क्वेश्चन है, यस। अगर जो स्टडी मैट से करे तो TYK1। इस क्वेश्चन में खास बात है कि कॉस्ट कितना दिया है, 120, डिविडेंड है नहीं। याद रखना कि हमें पूरा की पूरा काम किस में करना पड़ेगा, परसेंटेज में, ठीक है। अब उन्होंने लिखा द पॉसिबल प्राइस दैट स्टॉक माइट सेल फॉर एट द एंड ऑफ द ईयर। एट द एंड ऑफ द ईयर माइट मतलब बिक सकता है, या तो 115 का बिक सकता है, या 120 का बिक सकता है, या 125 का बिक सकता है। अब हमें परसेंटेज में रिटर्न निकालना, प्रोबेबिलिटी तो दिया हुआ है, अब परसेंटेज में कैसे निकालेंगे सर, 115 माइनस 120 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 100, बिल्कुल सही। अब जब यहां अगर 120 हो सकता है तो बच्चे क्या करते हैं मालूम है, 120 माइनस 115, भाई 115 नहीं होगा, ये पिछले साल का रिटर्न नहीं है, आप गड़बड़ मत करना। उसने आपसे ये कहा है कि 120 से शेयर का प्राइस 120 से 115 हो सकता है, 120 से 120 हो सकता है, 120 से 125 हो सकता है, इस तरह से लिखा। तो परसेंटेज जब निकालोगे तो आप इसको ईयर समझ लोगे, गलती से ईयर नहीं है वो, ठीक है। तो हमने परसेंटेज निकाल लिया,
कोई शक की बात नहीं है। और परसेंटेज निकाल के फिर हमने जैसे कर रहे थे स्टैंडर्ड डेविएशन वैसे किया और कितना आ गया 5.908। और ये हमारा बात खत्म हुई। अभी हमने मार्कोविट्ज क्या बोलता है ये अभी पढ़ा नहीं है, अभी सिर्फ हमने सिंगल स्टॉक का एक्सपेक्टेड रिटर्न और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना सीखा है, साथ में कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का एक फॉर्मूला पढ़ा है। ठीक है, अब मुद्दे की बात है कि कोरिलेशन क्या है करके, बस अब वो डिस्कस करते हैं। ओके, तो अल्टीमेटली अब हम लोग पहुंच गए कि भाई साहब मार्कोविट्ज अब बोलते क्या। अब मार्कोविट्ज का ये कहना है कि यार किस पे डिपेंड करता है, कोरिलेशन। और कोरिलेशन क्या टारगेट है, काश कोरिलेशन -1 हो जाए। तो सर कोरिलेशन का मीनिंग क्या है? कोरिलेशन का कोई मीनिंग नहीं है। एक स्टॉक अगर एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है, दो स्टॉक अगर एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है, अगर एक नीचे जा रहा है दूसरा भी नीचे, एक ऊपर जा रहा था दूसरा, तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। पर एक नीचे जाता तो दूसरा बढ़ता, इसको बोलते हैं नेगेटिव कोरिलेशन। हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है नेगेटिव कोरिलेशन ढूंढने का। कोरिलेशन किस किस के बीच में होता है सर? -1 से +1 के बीच में। ठीक है, क्यों होता वो मैं आपको समझा चुका हूं ऑलरेडी, आपके काम का भी नहीं। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में क्योंकि हमको ना कोरिलेशन के हिसाब से दो स्टॉक में पैसा लगाना है, ठीक है, कोरिलेशन के हिसाब से, और कोरिलेशन के हिसाब से दो स्टॉक में कितना कितना पैसा लगाना है, दोनों चीजें डिसाइड करना है। इसलिए कोरिलेशन को हमने टोटल मिलाकर 3 कैटेगरी में बांट दिया: परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, और ऐसे दो स्टॉक जिसमें कोरिलेशन ना तो परफेक्ट पॉजिटिव है ना तो परफेक्ट नेगेटिव है, तो फिर क्या ट्रीटमेंट होगा, मुझे ये करवाना। इट मींस परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब क्या होता है सर? ऐसे स्टॉक जो एक ही डायरेक्शन में, एग्जैक्टली एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट करते हैं। तो ऐसे स्टॉक में डाइवर्जिफिकेशन से कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि अगर मैंने दोनों स्टॉक में पैसा लगाया, बढ़ेंगे तो दोनों पर डूबेंगे तो दोनों, मतलब नहीं है सर। बढ़ेंगे तो दोनों तो फायदा है ना भाई, फायदे की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बात कर रहा हूं रिस्क है कि नहीं है, है। मुझे रिस्क ही तो खत्म करना है। तो दो ऐसे स्टॉक जो एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट करते हैं, उसमें हमें पैसा नहीं लगाना चाहिए। मतलब जिसके बीच में कोरिलेशन परफेक्ट पॉजिटिव है, रिटर्न मिलेगा, पर भाई जबरदस्त रिस्क है, अगर बर्बाद हुए तो पूरे बर्बाद हो जाओगे। दिस इज परफेक्ट पॉजिटिव। सर परफेक्ट नेगेटिव क्या है? अगर एक स्टॉक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा, तो दूसरा अगर कम भी हो जाए तो पहला वाला स्टॉक बचाकर ले जाएगा, रिस्क कम है। एक दूसरे को नलीफाई कर देगा, कहीं का लॉस कहीं का प्रॉफिट। सर ऐसे में तो जीरो हो जाएगा, जीरो रिटर्न नहीं होगा, जीरो रिस्क होगा, वो मुझे आपको समझाना। इट मीन्स हमें ऐसे स्टॉक में पैसा लगाना चाहिए जिसमें आपस में कोरिलेशन क्या होना चाहिए, परफेक्ट नेगेटिव। परफेक्ट पॉजिटिव है तो मतलब ही नहीं बनता सर, ना तो परफेक्ट पॉजिटिव है ना तो परफेक्ट नेगेटिव है, तो भी रिस्क कम हो सकता है कि हाँ जी कम हो सकता है, पर वो यार वेट देखना पड़ेगा। ठीक है सर, मतलब कितना कितना पैसा लगाना है, ठीक है। पर ये सब समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि कोरिलेशन कैसे निकालते हैं। कोरिलेशन निकालने से पहले हमें कोवेरियंस एक्स वाई निकालना पड़ेगा। कोवेरियंस एक्स वाई का मतलब जॉइंट डेविएशन। एक्स अपने एवरेज से कितना डेविएशन होता, बिल्कुल समझना बेटे, समझना, ये काम की चीज है। एक्स अपने मीन से अगर बढ़ता और वाई भी अपने मीन से बढ़ता, तो हमने ये कहते हैं कि हाँ दोनों का डेविएशन एक ही डायरेक्शन है, अपने एवरेज से दोनों बढ़े। एक साल ऐसा हुआ कि x अपने एवरेज से तो कम हो गया, पर y अपने एवरेज से बढ़ गया, तो आपस में फिर तो ये नेगेटिव हो गया। तो मैं पास्ट का जो डेविएशन निकालूंगा, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, जो पास्ट का डेविएशन निकालूंगा उसका एवरेज कर लूंगा, उसको नाम दिया जाता कोवेरियंस। वो देखो मैं कैसे कर रहा हूं। कोवेरियंस का फॉर्मूला x, ठीक है सर, हो जाएगा, डिपेंड करता है एक्सपोस्ट डेटा दिया है, एक्सपोस्ट डेटा दिया है कि एक्स एंटी डेटा दिया हो, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। कोवेरियंस के साथ भी समस्या है, वो मैं धीरे से एक एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूं, वो क्या लिखा है वो आपको समझ में आएगा। तो एग्जांपल नंबर 4 में ईयर दिया, स्टॉक एक्स दिया, स्टॉक वाई दिया,
और रिटर्न दिया है 30, 25, 20, 15, 10। अगर कोई मुझसे बोले एक्सपेक्ट रिटर्न निकालना तो डिवाइडेड बाय 5 कर दूंगा, इसका भी डिवाइडेड बाय 5 कर दूंगा, कुछ विशेष बात नहीं है सर। स्टैंडर्ड डेविएशन वो भी निकल जाएगा सर। हमें जो पढ़ना वो कोवेरियंस और कोरिलेशन पढ़ना है। यस, अब देखो ध्यान से, ये टेबल आना है तो अच्छे से कर लो सर। ईयर दिया है, सबसे पहले यहां हम इस टेबल में एक्स के विषय में लिख लेते हैं और फिर वाई के विषय में लिख लेते हैं और फिर दोनों का देख लेते हैं। अब ध्यान से देखना, मेरे ख्याल से ये 100 में तो कोई दिक्कत नहीं है, डिवाइडेड बाय 5 करोगे तो कितना आ जाएगा 20%। मेरे ख्याल से इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है आपको। अब हमने क्या किया सर, हमने x माइनस एक्स बार किया, ठीक है, ताकि हमको डेविएशन निकालना था। हमने स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि इसका टोटल मार्क डिवाइडेड बाय 5 करोगे तो 0 ही आएगा, ठीक है। तो हमने स्क्वायर किया तो ये कितना आ गया 250। क्या ये वेरिएंस है? नहीं है। वेरिएंस के लिए डिवाइडेड बाय 5 करना जरूरी है, तो फिर और उसको स्क्वायर रूट किया तो सीधा हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला, किसका? x का, ठीक है। ऐसे y का किया और y का भी 70 आया तो डिवाइडेड बाय 5 करने के बाद 14% आया, इसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। और फिर y का भी हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला। मुद्दे की बात ये है, ये क्या है सर? x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार। यस, मैं अब ध्यान से समझना, बस ये फॉर्मूला है, याद होगा कि नहीं होगा नहीं जानता हूं, पर एक बार समझाने की कोशिश तो करता हूं। देखो ध्यान से सर, ये क्या है सर? ये x अपने एवरेज से 10% ज्यादा है, बिल्कुल। और सर y अपने एवरेज से तो कुछ हुआ ही नहीं है। यस, x बढ़ा अपने एवरेज से, पर y तो कुछ हुआ नहीं है। तो दोनों के बीच में बता सकते हो कि डेविएशन क्या है? कुछ नहीं सर, 0। अगर x भी अपने एवरेज से बढ़ता, y भी अपने एवरेज से बढ़ता, तो मैं कहता कि हाँ जी पॉजिटिव डेविएशन है। अब यहां देखो ध्यान से सर, x का अपने एवरेज से 5% ज्यादा हुआ है और y का अपने एवरेज से 6% कम है। मतलब x बढ़ता है अपने एवरेज से तो y अपने मीन से डाउन होता है, तो दोनों के बीच में रिलेशनशिप नेगेटिव। इट मींस मैंने इस तरह से x माइनस एक्स बार को y माइनस वाई बार को आपस में मल्टीप्लाई किया, तो यहां से मुझे नेचर समझ में आ गया कि यहां तो x y के बीच में कुछ नहीं है, यहां x बढ़ता है, अपोजिट है, और यहां भी अपोजिट है और यहां भी अपोजिट है। इस हिसाब से मैंने -100% स्क्वायर निकाला। टोटल ये कितने साल का है? 5 साल का, तो ये आ गया -20% स्क्वायर। ये क्या चीज है? यही है कोवेरियंस। को मतलब साथ साथ वेरी किस तरफ कर रहा है? अपोजिट में कर रहे हो। क्या लग रहा है माइनस का साइन देखकर? सर अपोजिट में है। कोवेरियंस मतलब वेरी हो तो रहा है लेकिन अपोजिट में, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है? ठीक है सर, नेचर पता लग गया कि आपस में इनका जो रिलेशनशिप है वो पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है। पर प्रॉब्लम क्या है मालूम है? यस, प्रॉब्लम है कि डिग्री नहीं पता। डिग्री समझ रहे हो ना? डिग्री, मुझे एक डिग्री चाहिए, एक रेंज के अंदर चाहिए। ये तो कुछ भी आ सकता है। जो -20% स्क्वायर है वो -400% स्क्वायर भी आ सकता है। मुझे एक रेंज के अंदर चाहिए। मुझे चाहिए -1 से +1 के अंदर, ताकि अगर मैं बोलूं 0.9 है कोरिलेशन तो समझ में आता कि लगभग पॉजिटिव है, या मैं बोलूं -0.9 है तो मैं बोल सकता हूं लगभग नेगेटिव है। तो मैंने रेंज के अंदर लाने के लिए -20% जो निकला था उसको मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y से डिवाइड कर दिया। तो ये क्या आ गया? कोरिलेशन। एक रेंज के अंदर, रेंज बाउंड है। उसकी वजह मैंने आपको बताया हूं, याद करो। मैंने कहा यार कितने नंबर मिलेंगे अगर किसी को सीए फाइनल में मैं आपसे बोलता हूँ सीए फाइनल में एक ग्रुप भी दे सकते हो, बहुत ग्रुप भी दे सकते हो, और मैंने आपसे कहा था कि मान लो किसी स्टूडेंट को 4 या 375 नंबर मिला। 300 नंबर का पेपर होता है सर, 600 नंबर का टोटल में। मैं बोल रहा हूँ 275 मिला, और ये नहीं बता रहा हूँ एक ग्रुप ये दिया कि 2 ग्रुप दिया। तो क्या इसके बेसिस पे परफॉर्मेंस बता पाओगे? नहीं सर, डिवाइडेड बाय या तो 600 होगा या तो 300 होगा, तब ही हम सही परफॉर्मेंस बता पाएंगे। ये एक रेंज के अंदर, कितने रेंज के अंदर वो हमको नहीं मालूम ना यार, ये मैंने समझाया आपको। तो कोरिलेशन कितना आया? -0.070। मुद्दे की बात ये है, अभी तक मेन टारगेट क्या है? टारगेट है हमें ये पता लगाना कि 2 स्टॉक में कोरिलेशन नेगेटिव है कि नहीं है।
तो उसके लिए कोरिलेशन निकालना तो पड़ेगा। कोरिलेशन सीधा नहीं निकाल सकते, तो कोरिलेशन निकालने के लिए पहले कोवेरियंस निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकाला जाता है? एक्स का अपने मीन से, वाई का अपने मीन से कितना वेरिएंस है उसको टोटल मारेंगे, डिवाइडेड एवरेज कर देंगे, तो उसको नाम दिया कोवेरियंस। कोवेरियंस को एक रेंज के अंदर लिख डालना पड़ेगा, हमें रिलेशनशिप बताना एक रेंज के अंदर, इसलिए मुझे डिवाइड करना पड़ा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, और उसका नाम लिखा मैंने कोरिलेशन एक्स वाई। ठीक है, ठीक है सर, बेहतरीन, मजा आ गया। आगे चलूं। अब एग्जाम्पल नंबर 5 में मैं क्या कह रहा था, इस बार प्रोबेबिलिटी दिया है, बस प्रोबेबिलिटी में ध्यान रखना कि डिवाइडेड बाय 4 मत करना, इस पे प्रैक्टिस कर लेना भाई, इसमें समझाने, अगर प्रोबेबिलिटी दी है तो कैसे काम करना वो आप कर लोगे। तो एक क्वेश्चन नंबर 2 है, अगर प्रैक्टिस करना तो इस क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कर लेना। मैं फिर से बोल रहा हूँ, कॉन्सेप्ट समझने के लिए कुछ है नहीं है, कोरिलेशन निकालना है, अगर कोरिलेशन निकालना है, कोवेरिएंस निकालना, कोरिलेशन निकालना, एग्जाम में आ सकता है, तो प्लीज प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। तो एक आध क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चन नंबर 2 अच्छा है प्रैक्टिस करने के लिए, आपके पास टाइम हो तो प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है सर, अब काम की चीज है एग्जाम्पल नंबर 6 से और कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है जी, ठीक है सर, क्या बोला जरा देखते हैं। 2 स्टॉक है एक्स और वाई, और रिटर्न दे रखा है 5 साल का, ठीक है, और वाई का भी रिटर्न दिया 5 साल का। सबसे पहले एक्सपेक्टेड रिटर्न, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोवेरिएंस और कोरिलेशन निकालने के लिए बोला, पता नहीं क्यों पर हम एक्सपर्ट हो चुके हैं। हमने दोनों का एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाला, हमने दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना, हमने कोवेरिएंस निकाला और हमने कोरिलेशन निकाला, और कोरिलेशन आ गया 0.252, कोरिलेशन एक्स और वाई। ठीक है, ठीक है। अब क्वेश्चन में ये लिखा है भाई कि मान लो आप 70% एक्स में लगाते हैं, ये क्वेश्चन है, बोल रहा है कि 70% हम एक्स में लगाते हैं और 30% वाई में लगाते हैं, तो बता सकते हो कि एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना आएगा। 70% हमने किस में लगाया, एक्स में, और 30% वाई में, तो बताइए एक्सपेक्टेड रिटर्न। अब पोर्टफोलियो बना तो एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो क्या आएगा। बहुत काम किया था इसमें हम लोगों ने। मैंने क्या किया था स्टार्टिंग में, मैंने कहा यार एक काम करते ना, हर साल का रिटर्न निकाल लेते हैं पोर्टफोलियो का, हर साल का। ठीक है सर, हर साल का मैंने रिटर्न निकाला, इसका पोर्टफोलियो का, और उसके हिसाब से मैंने एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाला और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला। मैं आपको बता दूं, यस, इस तरह से मैंने हर साल का पोर्टफोलियो का रिटर्न निकाला। तो पोर्टफोलियो का रिटर्न 23%, कभी 15%, कभी 19%, कभी 10, और फिर डिवाइडेड बाय 5 किया तो आंसर कितना आ गया, 15%। 15%, और x माइनस एक्स बार किया तो फिर ये आया, और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला 5.98%। पर हम एग्जाम में ऐसे नहीं करते, हमने कहा यार हमें क्या निकालना है, हमें निकालना एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो। तो क्या मुझे एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ ए मालूम है, बिल्कुल ध्यान से समझना बेटे, क्या मुझे एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ, सॉरी, एक्सपेक्टेड रिटर्न ए और बी मालूम है, यस, कितना है, 15%, 15%। क्या मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों का मालूम है, यस, 7.071 और 7.848, 7.071, 7.4848, यही था। अब बस मेरा ये क्वेश्चन ये है, और कोरिलेशन मालूम है दोनों के बीच का 0.252, और इसमें कितना परसेंट लगाना है, 70%, और इसमें कितना 30%। तो हमने कहा हम ऐसे नहीं करेंगे, हमारे पास और एक तरीका है, हमारे पास तरीका है एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो का मतलब होता है वेटेड एवरेज। तो मैंने वेटेड एवरेज से किया, और वेटेड एवरेज से मेरा एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो आ गया, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ ए इंटू वेट ऑफ ए, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ बी इंटू वेट ऑफ बी, और कितना आ गया, 15%। अब यार स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो के लिए मैंने ये वाला फॉर्मूला, हालांकि वो डेरिवेशन यहीं से हुआ है पर उतना टाइम नहीं है, a प्लस बी स्क्वायर, तो क्या होता है a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, इसी फॉर्मूले को, इसको मैं बड़ा वाला फॉर्मूला बोलता हूँ। तो इसकी मदद से मैंने काम किया तो फॉर्मूला बन गया। अब मेरे पास क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ a है और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ b है।
इसका मुझे वेरिएंस याद करना रखना कि सारा काम ना जो प्लस माइनस गुना भाग जो भी होगा वो स्टैंडर्ड डेविएशन में कभी नहीं होता, वो वेरिएंस में ही होता है। तो इसका मुझे स्क्वायर करना पड़ा मुझे वेरिएंस में, तो सर ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, बस साथ में मुझे वेट देखना पड़ेगा, वेट ऑफ ए स्क्वायर वेट ऑफ बी स्क्वायर और 2 साथ में वेट लिखना पड़ेगा बस, लास्ट में कोरिलेशन आएगा। तो मैंने क्या किया, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए स्क्वायर वेट ऑफ ए स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी स्क्वायर वेट ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए इंटू वेट ऑफ ए इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी इंटू वेट ऑफ बी, और लास्ट में बस याद रखना कोरिलेशन ए बी आएगा। इस मैटर पे कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा कि कोरिलेशन ए बी क्यों आ रहा है, ठीक हो चुका है। तो बस अब यार ये है सर, इसको कैलकुलेटर में कैसे करेंगे, पहले इसको स्क्वायर करेंगे, मैं ऐसा नहीं करता, मैं क्या करता यार इनटू है ना, तो पहले इनटू कर लेंगे फिर इनटू इक्वल टू कर देंगे फिर स्क्वायर कर देंगे, मतलब 7.071 इंटू 0.7 इंटू इक्वल टू m प्लस 7.484 इंटू 0.3 इंटू इक्वल टू m प्लस 2 इंटू, फिर वैसे कर लोगे, ठीक है, और आंसर कितना आ गया 5.99%, ठीक है, ओके ठीक है सर। अगर देखने की बात ये है कि यार आप चाहो x में लगाओ, आप चाहो y में लगाओ, आप चाहो पोर्टफोलियो बनाओ, आपको रिटर्न कितना मिलेगा 15%। लेकिन बात है कि अगर सिर्फ x में लगाया तो 7%, अगर सिर्फ y में लगाया तो 7.48% डेविएशन है, लेकिन अगर मैं पोर्टफोलियो में लगाता हूं तो रिटर्न तो 15% ही मिलेगा, बट जो रिस्क है वो रिस्क कितना हो जाएगा, घट के 5.99% हो जाएगा। बस मार्कोविट्ज यही कहना चाहता था, ठीक है जी, ठीक है ओके। ऐसे पहले एग्जाम्पल नंबर 7 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 7 में अब काम की चीज है। अब इन्होंने स्टॉक ए और स्टॉक बी का रिटर्न दिया है और साथ में स्टैंडर्ड डेविएशन भी दे रखा है 10% और 8%, ठीक है, और वेट दिया है 70% 30% और कोरिलेशन दिया है, और हमसे क्या मांगा है, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो। तो ये हो गया एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो, यहाँ वेट कितना जाएगा 0.7 और यहाँ कितना जाएगा 0.3, बट जहां बात आती है वेटेड एवरेज कर लेंगे, मतलब 20 इंटू 0.7 और 15 इंटू 0.3, आंसर आ जाएगा 18.5%। प्रॉब्लम है स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालेंगे, तो 10 स्क्वायर 0.7 स्क्वायर 8 स्क्वायर 0.3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 0.7 इंटू 8 इंटू 0.3 इंटू कोरिलेशन कितना है 0.35। ठीक है सर, बात समझ में आ गई, और मेरे ख्याल से आपने बना लिया। यहाँ कितना आ गया 18.5 और यहाँ कितना आ गया 8.156। ठीक है, बस एक बात ध्यान से देखना, कोरिलेशन एक्स वाई का फॉर्मूला क्या होता है सर, कोवेरियंस एक्स वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। इसका मतलब यार कोवेरियंस एक्स वाई ऐसे भी तो निकाला जा सकता है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई इनटू कोरिलेशन एक्स वाई, याद रखना ये काम आएगा। ठीक है सर, तो मैं आपसे बस ये कह रहा हूं कि अगर इसको ठीक से देखो तो यहां वाला और यहां वाला अगर इसके बाद वाला है तो 2 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए इंटू वेट ऑफ ए इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी इंटू वेट ऑफ बी इंटू कोरिलेशन ए बी। तो मैंने कहा यार ऐसे कर लेते ना, 2 इंटू वेट ऑफ ए इंटू वेट ऑफ बी इंटू, अब बचा है ये और ये और ये, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी इंटू कोरिलेशन ए और बी, और मालूम है इसको क्या बोलते हैं, कोवेरियंस ए बी। ये समझाना जरूरी है, ये काम आने वाला है। इट मीन्स मैं कह रहा हूं कि यार इसी फॉर्मूले में सीधा हम लास्ट में कोवेरियंस भी लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अभी तक क्या बढ़ा, अभी तक बस ये बढ़ा कि सर अगर 2 स्टॉक का एक्सपेक्टेड रिटर्न दिया है और 2 स्टॉक का कोरिलेशन दिया और स्टैंडर्ड डेविएशन भी दिया है,
तो एक्सपेक्टेड रिटर्न तो हम वेटेड एवरेज निकाल लेते, पर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते समय हमें ये a+b² वाला फॉर्मूला लगाना पड़ता है। ठीक, यहां तक हमने पढ़ा। अब एग्जाम्पल नंबर 8 की बात करो। एग्जाम्पल नंबर 8 में स्टॉक ए और स्टॉक बी दोनों हैं, दोनों का रिटर्न दिया है और ये भी दिया, और कोरिलेशन परफेक्ट पॉजिटिव। अगर दो स्टॉक के बीच में कोरिलेशन परफेक्ट पॉजिटिव है तो रिस्क कैन नॉट बी रिड्यूस, इट इज वेटेड एवरेज ओनली। इट मींस 60%, आप कितना भी डाइवर्सिफिकेशन करो, 60% आप इसमें लगा रहे हो और 40% इसमें लगा रहे हो, क्या एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो निकाल सकते हो? कितना आ गया? 19.2। क्या स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो निकाल सकते हो? यस। और ये कैसे आएगा? a+b² से कितना आ गया? 9.2%। बट मेरा ये कहना है कि 9.2 क्योंकि परफेक्ट पॉजिटिव है तो 9.2 आप सीधा वेटेड एवरेज भी निकाल सकते थे, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए इंटू वेट ऑफ ए, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी इंटू वेट ऑफ बी। क्यों? क्योंकि परफेक्ट पॉजिटिव है। तो सीधा आंसर कितना आ सकता था आपका? 9.2%। मुद्दे की बात, अगर दो स्टॉक के बीच में कोरिलेशन परफेक्ट पॉजिटिव है तो भाई रिस्क जो है, रिटर्न तो वेटेड एवरेज होता है लेकिन परफेक्ट पॉजिटिव है तो रिस्क भी वेटेड एवरेज हो जाएगा। ठीक, मतलब सर इसको बोलते रहा हूं मैं छोटा वाला फॉर्मूला, तो क्या सर छोटा वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं? यस, छोटा वाला फॉर्मूला लग सकता है। एग्जाम्पल नंबर 9, सर अगर परफेक्ट पॉजिटिव नहीं है, अगर परफेक्ट नेगेटिव है, तो अगर दो स्टॉक के बीच में परफेक्ट नेगेटिव है और आप इसमें कितना पैसा लगा रहा है? 60%, और आप इसमें कितना लगा रहा है? 40%। 60% और 40%, तो क्या एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो निकाल सकते हो? यस, 26%। और सर क्या स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो निकाल सकते हैं? यस, a+b²। आंसर कितना आया? 10%। अल्टरनेटिव सर वेटेड एवरेज भी निकाल सकते, बस यहां माइनस का साइन रहेगा, प्लस की जगह क्या रहेगा? माइनस। हाँ, स्टैंडर्ड डेविएशन कभी माइनस में नहीं आता, अगर गलती से यहाँ माइनस का भी साइन आया तो आप इसको इग्नोर कर देना, माइनस के साइन को इग्नोर करना। ओके सर, दो स्टॉक के बीच में अगर कोरिलेशन, ये रिपीट क्यों कर रहे हो? रिपीट कर रहा हूं ताकि यार समझ में आ जाए, सारी चीजें याद हो जाए। दो स्टॉक के बीच में कोरिलेशन परफेक्ट पॉजिटिव है तो एक्सपेक्टेड रिटर्न सिंपल वेटेड एवरेज, स्टैंडर्ड डेविएशन भी वेटेड एवरेज ही कर देंगे। ठीक है, अब बड़ा वाला फॉर्मूले की जरूरत नहीं, छोटे वाले फॉर्मूले से काम हो जाएगा, क्योंकि रिस्क वेटेड एवरेज होगा, कट ही नहीं कर सकता। लेकिन दो स्टॉक के बीच में अगर कोरिलेशन परफेक्ट नेगेटिव है तो मेरे ख्याल से एक्सपेक्टेड रिटर्न ऐसे निकालना, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो बड़े वाले फॉर्मूले से ही निकालना। तो सर आंसर अभी स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आया पोर्टफोलियो का? 10%। सर अगर दो स्टॉक के बीच में कोरिलेशन परफेक्ट नेगेटिव है, मतलब एक ऊपर जाता तो एक नीचे जाता एग्जैक्ट, तो सर रिस्क को 0 कर सकते हैं क्या? मतलब रिटर्न तो कमाए पर किसी भी हालत में हमको लॉस ना हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन सिर्फ नेगेटिव कोरिलेशन हो जाने से काम नहीं चलेगा, हमें वेट्स भी देना पड़ेगा। और वेट्स का फॉर्मूला क्या है सर? वेट, ऑप्टिमम वेट लेना पड़ेगा, इसको बोलते हैं जीरो रिस्क पोर्टफोलियो। और वेट का फॉर्मूला क्या होगा? दूसरे का स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक, दूसरे का स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन। वेट दो चीजें हैं, क्या दो स्टॉक के बीच में कोरिलेशन परफेक्ट नेगेटिव है तो क्या रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो 0 हो सकता है? यस, वो दो चीजों पे डिपेंड करता है, आपस में कोरिलेशन क्या होना चाहिए? परफेक्ट नेगेटिव, और वेट कैसे होना चाहिए? इस फॉर्मूले के हिसाब से। ये कैसे डेरिवेशन हुआ अभी हमारे मुद्दे की बात नहीं, मुद्दे की बात है फॉर्मूला। ठीक है, ओके। तो अगर यहां देखा जाए इस क्वेश्चन में, तो बताओ मुझे वेट पहला नेगेटिव है, यस, तो वेट कैसे निकालना? तो वेट ऑफ बी इज इक्वल टू दूसरे का स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब 5 डिवाइडेड बाय 20 प्लस 5, तो 5 डिवाइडेड बाय 25। तो इसमें हमको पैसा लगाना चाहिए 0.2 और इसमें लगाना चाहिए 0.80, तो हमारा रिटर्न तो आएगा ही आएगा और रिस्क क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, अगर सर परफेक्ट नेगेटिव है तो परफेक्ट नेगेटिव है तो -1 है तो रिस्क 0 हो सकता है, इसको बोलते हैं जीरो रिस्क पोर्टफोलियो। और वेट्स निकालने का फॉर्मूला ये है।
सर अगर परफेक्ट नेगेटिव है तो, और हमें जीरो रिस्क पोर्टफोलियो बनाना है तो बिल्कुल सिंपल है, सबसे पहले वेट निकाल लीजिए, उसके सबसे एक्सपेक्ट रिटर्न और डेविएशन तो जीरो हो जाएगा। सर परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है, तो अगर परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है तो रिस्क कट ही नहीं सकता, वो वेटेड एवरेज है। ना तो सर परफेक्ट पॉजिटिव है ना तो परफेक्ट नेगेटिव है, तो रिस्क कम हो सकता, जीरो नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता पर कम हो सकता है। अगर कम हो सकता तो उसको बोलते हैं हम लोग मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो। और वेट निकालने का फॉर्मूला अजीब सा है, देखो ध्यान से, अगर मैं कहूं वेट निकालने का फॉर्मूला जनरली होता था दूसरे का स्टैंडर्ड डेविएशन और दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन। बस यहां मैंने क्या किया, स्क्वायर, यहां क्या किया मैंने, कोवेरियंस ए बी, और यहां हो जाएगा 2 कोवेरियंस ए बी। फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। और इसको जो पोर्टफोलियो जो वेट आएगा उसको बोलेंगे हम मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो। तो इसी क्वेश्चन में अगर वेट ये है और पूछ रहा मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो, तो सबसे पहले हमने वेट निकाला और वेट निकाल कर एक्सपेक्ट रिटर्न निकाला और उसके बाद हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला। ठीक है जी, ठीक है सर। तो अब हम क्वेश्चन बना लें। क्वेश्चन एक गलती से ऊपर चला गया था, उसको मैंने करवाया नहीं, पर अब इस लायक हो गए क्वेश्चन नंबर 3 कि अब आप कर सकते हो। एक बार हम क्वेश्चन देखते हैं। ओके तो सर क्वेश्चन देख ले कि यस, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है सर, 1 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है। दो कंपनी, एक का नाम है ABC और XYZ, दोनों का रिटर्न दिया, साथ में प्रोबेबिलिटी दिया। सर एग्जाम का है कि यस, ICAI का है, TY के 7 आपको मिल जाएगा। सर कमेंट करना है रिटर्न एंड रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इंडिविजुअल शेयर। कमेंट करना है मतलब सर दोनों का एक्सपेक्ट रिटर्न निकालना है, बिल्कुल सही, और दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, ये भी बिल्कुल सही। और कमेंट करना, कमेंट में हमको ये बताना है कि किसका रिटर्न ज़्यादा है, किसका रिस्क कम है, ठीक है, वो कर लेंगे। और जो रिटर्न और रिस्क है उसको कंपेयर करना है किसके साथ, पोर्टफोलियो के साथ। अगर इक्वल प्रपोर्शन है, इक्वल प्रपोर्शन है तो मतलब पोर्टफोलियो का एक्सपेक्ट रिटर्न निकालना है और पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो सिंपल सी बात है सर कि हमको कोरिलेशन A और B लगेगा ही लगेगा, ठीक है। और फिर आपको कोरिलेशन निकालोगे तो पता लगेगा कि कोरिलेशन परफेक्ट पॉजिटिव है तो वेट का कोई फॉर्मूला नहीं है, अगर परफेक्ट नेगेटिव होगा तो जीरो रिस्क पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हो, ना तो परफेक्ट पॉजिटिव है ना तो परफेक्ट नेगेटिव है, तो मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो का वो वाला फॉर्मूला लगा दोगे। याद रखना इस अटेम्प्ट में अच्छा क्वेश्चन आया था, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं आया था यार, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन था, ठीक है। तो सबसे पहले टाइम पास तो करें। इन सब की मदद से हमने क्या निकाला सर, इसकी इन सब की मदद से हमने एक्सपेक्ट रिटर्न निकाला x का और एक्सपेक्ट रिटर्न निकाला y का और साथ में स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया। ये स्टैंडर्ड डेविएशन, अगर देखा जाए तो एक्सपेक्ट रिटर्न x का अच्छा है और डेविएशन की बात करो तो y का अच्छा है। तो ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेक्ट रिटर्न हमको x में पैसा लगाना चाहिए और ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन हमें y में पैसा लगाना चाहिए, ठीक है। ये लिखना था, ठीक है, ये लिख लेंगे। ओके फिर पोर्टफोलियो की बात करें, 50-50% की बात है, तो 50-50 तो वेटेड एवरेज हो गया 12.325, बट हमको कोरिलेशन चाहिए और कोरिलेशन इन्होंने कोवेरियंस निकाला है, तो इसकी मदद से कोरिलेशन निकाला होगा। कोरिलेशन आया -0.99, परफेक्ट नेगेटिव नहीं है, परफेक्ट नेगेटिव में क्या हो जाता -1, तो फिर ठीक है। इसकी मदद से हमने स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो निकाला और हम ये बता रहे हैं कि देखो भाई रिटर्न है 12%, अगर हम इंडिविजुअल ABC में लगाते हैं, पर रिस्क भी तो ज़्यादा है। यहाँ भी रिटर्न ऐसा नहीं है कि 12% है, पर रिस्क भी तो ज़्यादा है। जब पोर्टफोलियो में पैसा लगाए तो भैया रिटर्न जो है वो बहुत ज़्यादा कम नहीं हुआ, इन दोनों का वेटेड एवरेज ही है, पर बात है रिस्क की, तो रिस्क सीधा घट के कितना हो गया 1.25%। तो पोर्टफोलियो में पैसा लगाना सबसे अच्छा है इंडिविजुअल स्टॉक की अपेक्षा। और फिर उन्होंने मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो बोला है, तो ये हमने मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो निकाल लिया 0.46.254, ठीक है जी। ओके सर, चलिए जी आगे। वो गलती से बीच में क्वेश्चन डल गया था, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार रीड करूं। ओके क्वेश्चन नंबर 4 देखें क्या, यस।
इस क्वेश्चन में अधिकतर बच्चों ने गलतियां किया था। रमेश के पास 2 कंपनी है, ए और बी, हैविंग गुड इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल। मार्केट प्राइस दिया हुआ है। इस बार यार हमें तो रिटर्न चाहिए परसेंटेज में, पर मार्केट प्राइस दिया है ए और बी का 2013, 14, 15, 16, 17, 18 इस तरह से दिया हुआ है, और बी का भी। तो सबसे पहला काम होगा कि हमको रिटर्न निकालना पड़ेगा 2014 से। डिविडेंड है नहीं, ठीक है, तो रिस्क निकालना और रिटर्न निकालना अगर स्टॉक ए और स्टॉक बी में। तो यार ये क्वेश्चन में ना कैलकुलेशन मिस्टेक सबसे ज्यादा हो रहा है। ठीक है सर, हमने रिटर्न निकाला, उसके बेसिस पर स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह निकाल लिया, निकाल लो के। फिर बोल रहा है अगर हम 6:4 मतलब 60% और 40% ऐसे इन्वेस्टमेंट करते तो पोर्टफोलियो का रिस्क और रिटर्न निकाल लीजिए। वो निकालेंगे हम पोर्टफोलियो का रिस्क और रिटर्न। और पूछ रहा है कि बताइए बेटर अपॉर्चुनिटी फॉर इन्वेस्टमेंट क्या है। बेटर अपॉर्चुनिटी फॉर इन्वेस्टमेंट, तो वैसे तो यार सीवी के बेसिस पे डिसीजन ले लेना चाहिए, पर उन्होंने जो जवाब दिया है ना वो ऐसे दिया है कि अगर रिटर्न के बेसिस पे देखो तो स्टॉक बी में पैसा लगाना चाहिए, और अगर रिस्क के बेसिस पे देखें तो हमें पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए। हालांकि अगर मैं होता तो मैं पक्का सीवी निकाल कर जरूर आता, पर ठीक है चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में 2 ही साल का रिटर्न दिया है, तो इसकी मदद से क्या एक्सपेक्टेड रिटर्न निकल सकता है एक्स और वाई का। यस सर, ये तो सिंपल है। 10 + 16 / 2, तो ये आ गया 13%, और 12 + 18 / 2, तो ये आ गया 15%। सर आराम से निकल सकता है। और एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो, अब क्या मांगा है आपसे, मांगा है एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो। अगर 40% पैसा आप एक्स में लगा रहे हो और 60% पैसा आप वाई में लगा रहे हो, तो एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो बताइए, निकल जाएगा। फिर स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालना है, पोर्टफोलियो का नहीं। सबसे पहले इंडिविजुअल स्टॉक का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना, और उसके बाद पोर्टफोलियो का निकालना पड़ेगा, पूछेगा ये बाद में। उसके साथ सर कोवेरियंस भी निकालना है, कोरिलेशन भी निकालना है, मतलब सर प्रॉपर टेबल बनाना पड़ेगा। यस, बिना टेबल के नहीं होगा, और क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 6 अच्छा क्वेश्चन है, एक बार देखें। लिखा मिस्टर ए 1 लाख रुपए सिक्योरिटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। ही सेलेक्टेड 2 सिक्योरिटी बी और डी, और दोनों का रिस्क दिया है और रिटर्न दिया है। कितना कितना लगाओगे, और कोरिलेशन निकाला है 0.15। अगर कोरिलेशन है 0.15 तो भाई कितना कितना लगाएंगे ये हम बता रहे हैं। हम सीधा वेट का फॉर्मूला, मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो, दूसरे का वेरिएंस, इस तरह से हम बड़ा वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, काम हो जाएगा। पर वो बोलता नहीं अपना फॉर्मूला अपने पास में रखो। हम अलग अलग तरह से वेट देखकर देखते हैं, और देखते हैं कि किस पोर्टफोलियो में रिटर्न ज्यादा आएगा और किस पोर्टफोलियो में रिस्क कम आएगा। और उन्होंने कहा हमें ये फॉर्मूले से वेट नहीं निकालना भैया, हम ट्रायल एंड एरर खेलेंगे। हम सबसे पहले सोच कर देख रहे हैं क्यों ना पूरा की पूरा पैसा बी में लगाते। अगर पूरा पैसा बी में लगाओगे तो रिटर्न आएगा 12%, रिस्क है 10%। सर क्यों ना ऐसा करें कि 50% बी में लगाए और 50% डी में लगाए, तो ये तो वेटेड एवरेज कर लोगे 50-50, पर स्टैंडर्ड डेविएशन का कौन सा वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, बड़ा वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ऐसे 75 और 25 और ऐसे 100, और रिस्क भी निकालना और बताना है कि रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा स्टॉक अच्छा और रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा स्टॉक अच्छा। तो टाइम पास क्वेश्चन था। अगर पूरा पैसा बी में लगा रहे हो तो, अगर 50-50% लगा रहे हो तो, अगर 75 और 25 लगा रहे हो तो, 100 लगा रहे हो तो हम इस क्वेश्चन में हम ना ट्रायल एंड एरर खेल रहे हैं। जबकि हमारे पास एक दूसरा तरीका था कि हम वेट का फॉर्मूला लगाते और बता देते कि कितना वेट किस में लगाना, पर ठीक है। और इसके हिसाब से देखा कि यार एक्सपेक्ट रिटर्न सबसे ज्यादा आ रहा है 20%, और रिस्क जो है वो रिस्क के हिसाब से 75% बी में लगाना, 25% डी में लगाना है बेस्ट। क्वेश्चन नंबर 7 अच्छा है, डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है, इस पे बहुत सारा ऑब्जेक्शन भी लिया गया है, बच्चों की भी तरफ से टीचर की भी तरफ से। ठीक है, पढ़ें। देखो फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ, आपको कुछ इंफॉर्मेशन दिया है। इंफॉर्मेशन किस किस चीज का दिया है, आपको एक्सपेक्टेड डिविडेंड दिया है,
और क्या दिया है, मार्केट प्राइस दिया है, और क्या दिया है, मार्केट कंडीशन आफ्टर 1 ईयर। ठीक है, मतलब सर यार यहाँ परसेंटेज में नहीं दिया है, यस, और हमें परसेंटेज में तो निकालना पड़ेगा। उन्होंने कहा यार कि 1 साल बाद मार्केट प्राइस 115 भी हो सकता है, 107 भी हो सकता है, और 97 भी हो सकता है, डिविडेंड ये भी मिल सकता है। सर ये मार्केट प्राइस है किसका यार, इक्विटी का है कि किसका, इक्विटी का ही होगा। डिविडेंड भी मिल सकता है, मतलब इक्विटी की बात हो रही है कंप्लीटली। ठीक है, ओके, ये बात कब की है सर, ये बात है 1 साल बाद की। अभी प्राइस क्या है, तो बोले अभी प्राइस है 106 रुपए। ठीक है, अभी शेयर का प्राइस है 106 रुपए, हालांकि उसका फेस वैल्यू है 1 रुपए, वो हमारे काम का नहीं है। आज हम 106 लगाते हैं तो 115 भी आ सकता है, 107 भी आ सकता है, और 97 भी आ सकता है। ठीक है, पर जो 106 रुपए दे रहे ना भाई, वो सिर्फ इक्विटी शेयर का नहीं दे रहा है, बोले उसमें हमारा डिबेंचर भी है जो कि हमको बोनस के रूप में मिलेगा। मतलब हमें सिर्फ 106 देना है, 106 में हमें शेयर भी मिल रहा है और हमें डिबेंचर भी मिल रहा है साथ साथ। तो सर 106 रुपए में ये दो चीज मिल रही है, यस। और उस डिबेंचर की फेस वैल्यू कितनी है, 6 रुपए। ठीक है, तो टोटल मिलाकर मैंने इक्विटी और डिबेंचर का मिलाकर कितना दिया, 106। 106 में ये दोनों चीजें मिल रही है। ठीक है, आगे। तो सर ये प्राइस किसका दिया, ये से भी इक्विटी का दिया, क्योंकि डिविडेंड भी साथ में लिखा, तो इसका मतलब ये इक्विटी का। तो सर इक्विटी का ही 106 है, हाँ अभी 106, 6 रुपए। ठीक है, 6 रुपए किसका प्राइस है, डिबेंचर। मैसेस एक्स फाइनेंस कंपनी लिमिटेड हैड ऑफर्ड द बायबैक डिबेंचर एट फेस वैल्यू। अगर देखा जाए तो ये दोनों मिलाकर 106 है। कंपनी ने एक ऑफर दिया कि ये डिबेंचर हमको वापस कर देना, हम आपको 6 रुपए वापस कर सकते हैं, हम अपने डिबेंचर बायबैक कर सकते हैं। तो भैया चाहो तो आप डिबेंचर वापस कीजिए, बदले में आपको 100 रुपए मिल जाएगा। ठीक है, बदले में आपको 6 रुपए मिल जाएगा। तो फिर मेरे पास इक्विटी ही तो बचेगा। अब बोलो उसकी कीमत कितनी, अगर मैं बायबैक ऑफर एक्सेप्ट कर लेता हूं तो देखा जाए तो मैं डिबेंचर वापस कर दूंगा जो बोनस करो, और बदले में मुझे 6 रुपया मिल जाएगा आज ही। इसका मतलब आज मुझे कितने का पड़ा शेयर, 100 रुपए का ही पड़ा। ठीक है, आप क्या मांग रहा है, सबसे पहले एक्सपेक्ट रिटर्न निकालना है, वेरिएबिलिटी ऑफ रिटर्न निकालना, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। अगर बायबैक ऑफर इज एक्सेप्टेड बाय द इन्वेस्टर, मतलब इन्वेस्टर ने डिबेंचर वापस कर दिया, आपके पास सिर्फ इक्विटी बचा, इट मींस आपको इक्विटी कितने का पड़ा, 100 का पड़ा। और एक्सपेक्ट रिटर्न और रिस्क भी किसका निकालना है, इक्विटी का ही निकालना। सिंपल, सारी कहानी ऐसी है कि आपने 100 रुपए का खरीदा था इक्विटी शेयर, डिबेंचर को उड़ा दो, और उसका प्राइस या तो 115 हो सकता है, या तो 107 हो सकता है, या तो 97 हो सकता है। इसके हिसाब से आप रिटर्न निकालिए, इसके हिसाब से आप एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल लीजिए, इसके हिसाब से आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लीजिए। दैट्स इट। अब दूसरा आपसे पूछ रहा है, क्या आपको डिबेंचर पर बायबैक ऑफर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। भाई साहब सोचो थोड़ा सा, आपके पास जो डिबेंचर है, आपको जो बोनस के रूप में डिबेंचर मिला है, उस पे आप कितने परसेंटेज की कमाई कर रहे हो, 10%। तो 10% कमा रहा है। डिबेंचर मेरे पास है, वो डिबेंचर पे हर साल मुझे इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 10%। बट अगर मैं कहता हूं इसी डिबेंचर पे, इसी टाइप के डिबेंचर पे लोगों को 12% मिल रहा है, लोगों को 12% मिल रहा है, और मुझे कंपनी आपसे 10% दे रहा है, तो सुनो ये डिबेंचर वापस रखिए, मेरा पैसा मुझको वापस कीजिए, उन पैसों को मैं 12% पे इन्वेस्टमेंट करूंगा। इट मींस मुझे देखना पड़ेगा कि सिमिलर डिबेंचर पे लोग कितना कमा रहे हैं। अगर सिमिलर डिबेंचर पे लोग ज्यादा कमा रहे हैं तो मुझे बायबैक ऑफर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ठीक है, तो वही बात है, अगर 10% से ज्यादा है तो मुझे बायबैक ऑफर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ठीक, ओके सर। अगला क्वेश्चन तो बहुत ही अच्छा है, क्वेश्चन नंबर 8। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या खास बात है देख लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है वैसे। बोले एक कंपनी एक्स कंपनी लिमिटेड और इन्वेस्ट कर रही है 1 अप्रैल 2009 को। सर इन्वेस्टमेंट कब हो रहा है, 1 अप्रैल 2009।
कौन कौन सी कंपनी सर? 1000 शेयर्स 2 लाख रुपए के, तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 1000 मतलब यार 200 रुपए के हिसाब से खरीदा होगा 1 अप्रैल 2009 को। और सर यहाँ 1,50,000 डिवाइडेड बाय 500 मतलब सर यहाँ 300 रुपए के हिसाब से शेयर खरीदा होगा। अगर देखा जाए तो 2 लाख रुपए यहाँ इन्वेस्टमेंट किया है, यहाँ 1,50,000 रुपए इन्वेस्टमेंट किया है, इसका मतलब यहाँ 200 रुपए के हिसाब से खरीदा, यहाँ 100 रुपए के हिसाब से खरीदा। और फेस वैल्यू इसका 10 रुपए है, इसका 100 रुपए है। ठीक है, बोले 1 अप्रैल 2009 के बाद जैसे ही हम आगे गए सितंबर 2009 में, यहाँ ये है 9, 2009 खत्म होगा, 1 अप्रैल है ना, तो 2010 और 2011, तो यहाँ 1 अप्रैल, तो बोले यहाँ बीच में बोले 10% डिविडेंड मिला एम लिमिटेड को। एम लिमिटेड में 10% डिविडेंड मतलब 10 रुपए पर शेयर। और सर 30% डिविडेंड पेड आउट का मतलब, पेड आउट का मतलब मिल गया है, मतलब ये सर पास्ट का दे रहा है। यस, कितना डिविडेंड? 30% मतलब 3 रुपए। तो देखा जाए टोटल में डिविडेंड कितना हो गया सर? इसका 10,000 रुपए टोटल में डिविडेंड और इसका 1500, तो टोटल मिलाकर बोलो डिविडेंड कितना मिला? टोटल मिलाकर मिला डिविडेंड 11,500। अब वो बता रहा कि 31 मार्च 2010 को शेयर का प्राइस 220 हो गया, 290 हो गया, यहाँ शेयर का प्राइस 210 और 290 हो गया। तो इसकी मदद से क्या आप मुझे पोर्टफोलियो मतलब ये दोनों मिलाकर, पोर्टफोलियो मतलब ये दोनों मिलाकर, क्या पोर्टफोलियो का आप रिटर्न निकाल सकते हो? पोर्टफोलियो का रिटर्न आराम से। अगर मैं वेटेड एवरेज के चक्कर में नहीं पढ़ूं तो मुझे मालूम है यहाँ नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, यहाँ नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, और इस नंबर ऑफ शेयर्स को यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ। नंबर ऑफ शेयर्स निकाला था ना, यस, नंबर ऑफ शेयर्स हमने निकाला था 1000 और 500, तो मल्टीप्लाई यहाँ मैं 1000 कर दूं और मल्टीप्लाई यहाँ 500 कर दूं, 1000 इंटू 220, तो बोलो कितना आ जाएगा? 2,20,000 और 290 इंटू 500, तो यहाँ कितना आ गया? 1,45,000। तो P1 आ गया क्लोजिंग वैल्यू, क्लोजिंग वैल्यू आ गई 3,65,000। पैसा कितना लगाया है सर? पैसा लगाया 3,50,000 और डिविडेंड कितना है? 11,500। क्या इसकी मदद से मुझे 1 साल का होल्डिंग, 1 साल का तो नहीं, इस साल का रिटर्न निकाल के बता सकते हो पोर्टफोलियो का? बिल्कुल आराम से। 3,50, 3,65, 11,500, तो पोर्टफोलियो का रिटर्न कितना आ गया? 7.57%। बहुत आसान है। ठीक है, पर यार हमारे लिए अल्टरनेटिव इंपॉर्टेंट है। मैंने इंडिविजुअल स्टॉक का पर शेयर के बेसिस पर रिटर्न निकाला और इस रिटर्न को वेटेड एवरेज किया, और मैं बार बार बोल रहा हूं वेटेड एवरेज इस बेसिस पे नहीं होता, हालांकि रिटर्न मुझे यहीं का निकालना, इसका नहीं, वेटेड एवरेज ये वाला करना होता है। वेटेड एवरेज क्या होता है सर? वेटेड एवरेज कॉस्ट होता है, यही तो दिक्कत है। तो यहां हमने वेटेड एवरेज किया और वेटेड एवरेज आ गया 7.56%। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है सर, अब जब आगे चले, अब उसके बाद वो आगे बढ़ा, बोले हमको अब यहाँ का प्राइस तो मालूम है, अब बोले इसके बाद जो है वो एक्सपेक्टेड है, और लिखा है क्वेश्चन में साफ साफ कि भाई ऐसा 1 अप्रैल 2010 के बाद हमें यहाँ तक का प्राइस तो पता लग गया, अब उसके बाद का जो रिटर्न निकाल रहे हो ना, उसको वो नाम दे रहा है एक्सपेक्टेड रिटर्न। बोले भाई एक कंपनी 20% डिविडेंड दे रही और एक दे रही है 35%, और फ्यूचर में बोले शेयर का प्राइस ये हो सकता है, और ये जो है ये एक्सपेक्टेड प्राइस होगा। तो हमने वैसे ही किया, हमने एक्सपेक्टेड प्राइस निकाला, ये आ गया 253 और 312, और डिविडेंड हमको मालूम है, तो इसकी मदद से हमने दोनों कंपनी का रिटर्न निकाला और फिर वेटेड एवरेज कर दिया। अब वेटेड एवरेज यहाँ की, मतलब अगर मुझे इस साल का रिटर्न निकालना इसके बाद का, तो अब वेटेड एवरेज ये होगा, अगर इस साल का रिटर्न निकालना तो वेटेड एवरेज ये होगा, और वेटेड एवरेज किया तो आंसर आ गया 18.02%। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या मांग रहा है मालूम है? प्रॉब्लम ये है, क्वेश्चन में हमसे स्टैंडर्ड डेविएशन मांग रहा है। अब यार स्टैंडर्ड डेविएशन जो हो चुका है ईयर, उसका तो स्टैंडर्ड डेविएशन हो नहीं सकता, स्टैंडर्ड डेविएशन यहीं का होगा, तो मुझे ना हर प्रोबेबिलिटी के लिए रिटर्न निकालना पड़ेगा। प्रॉब्लम ये है, अगर मुझे इसका रिटर्न निकालना है, अगर मुझे
इसका रिटर्न निकालना। तो इस प्रोबेबिलिटी के लिए क्या रिटर्न होगा, इस प्रोबेबिलिटी के लिए क्या रिटर्न होगा, इस प्रोबेबिलिटी के लिए क्या रिटर्न होगा। जब तक ये नहीं निकालूंगा तब तक मैं स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालूं। अगर 0.25 पर 0.20 पर क्या रिटर्न मिल सकता है, तो मुझे इंडिविजुअल रिटर्न निकालना पड़ेगा। और मैंने निकाला 9.09, 22.73, 36.36, ऐसी अनलिमिटेड का। अब मुझे 3 रिटर्न पता लगे। भाई डिविडेंड तो उतना ही रहेगा, बस शेयर का प्राइस चेंज होते गया, शेयर का प्राइस, शेयर का प्राइस, शेयर का प्राइस। तो इसकी मदद से फिर हमें ये 3 रिटर्न मिला। इसकी मदद से हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया और स्टैंडर्ड डेविएशन ही पूछा था। ठीक है, ठीक है सर। ओके, देखा जाए तो मार्कोविट्स खत्म हो गया, मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी पार्ट नंबर 1 खत्म हो गया। पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 ही मुश्किल है, मतलब बड़ा टॉपिक है। एपीटी में कुछ है ही नहीं है, 3 क्वेश्चन है। पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग में 2 क्वेश्चन है, तो वो बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। पार्ट नंबर 1 में टाइम लगता है, पार्ट नंबर 2 में टाइम लगता है। तो सीएपीएम में टाइम लगेगा, कोई शक की बात नहीं है, और मार्कोविट्स में। और सुनो ना यार, सीधी सी बात है, देखना है देखो, रिवीजन नहीं देखना है मत देखो। पर बहुत ज्यादा हवा में मेरी पढ़ाने की आदत नहीं है, मैं नहीं पढ़ा सकता, ठीक। और सर हवा में पढ़ना है हमको तो मैराथन डाला हुआ है। पोर्टफोलियो आधे घंटे में खत्म हो गया, 1 घंटे में खत्म हो गया, आप वो देख लीजिए, बिल्कुल हवा में पढ़ सकते, टाइम है भाई, पढ़ लो। ओके, 3 स्टॉक्स पोर्टफोलियोस वैसे आया नहीं है आज तक, पर सर जैसे हम 2 स्टॉक में पैसा लगा रहे हैं, ऐसा अगर हम 3 स्टॉक में पैसा लगाए और इस वेट से लगाए तो क्या एक्सपेक्ट रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो निकल सकता है? यस। तो क्या सर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो भी निकल सकता है? यस। लेकिन अब स्टैंडर्ड डेविएशन a + b + c² हो जाएगा। और मुझे कोरिलेशन ए बी का दिया है, ए सी का दिया है, बी सी का दिया, कुछ नहीं है भाई। सबसे इंपॉर्टेंट है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए बी सी। अब ध्यान से देखना, ए बी सी, अब 2 × ए बी और कोरिलेशन ए बी का, फिर 2 × ए सी कोरिलेशन ए सी का, फिर 2 × बी सी कोरिलेशन बी सी का। बस आपको कॉम्बिनेशन बनाना है, ए बी, ए सी और बी सी, बाकी हो जाएगा। बाकी तो एक्सपेक्ट रिटर्न में तो कोई दिक्कत होगी ही नहीं, ठीक, ठीक है सर। ओके, अब बात करते हैं मार्कोविट्स का ही एफिशिएंट एंड ऑप्टिमम पोर्टफोलियो क्या है सर। कुछ नहीं है। अगर बड़े सारे स्टॉक्स, बहुत सारे स्टॉक्स है मार्केट में, तो हर एक स्टॉक को उठाकर हम सीवी निकालेंगे, कोरिलेशन निकालेंगे, ये सब टाइम पास नहीं है। पहले जो इनएफिशिएंट स्टॉक है उसको तो हटा ही दीजिए। इनएफिशिएंट मतलब देखते ही समझ जाए कि ये हमारे काम का नहीं। मतलब अगर मैं दूसरे से कंपैरिजन करूं स्टॉक का, तो मुझे मालूम है, मैं देखते ही पहचान लूंगा कि यार ये भी स्टॉक कोई काम का नहीं, उसकी अपेक्षा ए ले लूंगा, देखते ही समझ जाए। तो ऐसे स्टॉक को क्या बोलते हैं? एफिशिएंट। और एफिशिएंट में से मुझे बेस्ट स्टॉक निकालना, तो उसको बोला जाता है ऑप्टिमम। ठीक, ठीक है सर। तो ये सब कहानी है। और सर शार्प रेशियो के हिसाब से या सीवी के हिसाब से, एग्जाम्पल से समझ में जाएगा। अब देखो ध्यान से, स्टॉक ए बी सी डी ई एफ दिया है। अब सबसे पहले रिटर्न पर फोकस करो मेरे साथ साथ, सिर्फ रिटर्न देखना। सर ए से 13% का रिटर्न है, यहां तो रिटर्न नहीं है, ए का काम नहीं चलेगा। बी का देखो ध्यान से, सर बी में 18% का रिटर्न है, और सर डी में भी 18% का रिटर्न, दोनों से एक जैसा रिटर्न है। तो देखो कि दोनों में रिस्क किस में कम है। सर रिस्क इसमें कम है, इसमें ज्यादा है, तो ये वाला स्टॉक सर हटा देते हैं। और ऐसा स्टॉक जो है, क्योंकि यार अगर मैं दोनों का कंपैरिजन करूं तो ये मेरे लिए बेटर स्टॉक है, तो इसको हटा दिया और इसका नाम दिया मैंने इनएफिशिएंट। और मुझे कहानी लिखना पड़ेगा, और मुझे कहानी क्या लिखना पड़ेगा? मुझे कहानी ये लिखना पड़ेगा, स्टॉक डी इनएफिशिएंट है, नहीं स्टॉक बी इनएफिशिएंट है, क्योंकि स्टॉक डी सेम रिटर्न प्रोवाइड कर रहा है लोअर रिस्क पे। ठीक है, ठीक है सर। तो मेरे लिए काम का ये हटा दिया। अब सर अब और देख लेते सर, 5 और 5, यहां भी रिस्क 5%, यहां भी रिस्क 5%, पर 5% पे ये ज्यादा रिटर्न दे रहा है, जबकि 5% पे ये कम रिटर्न दे रहा है। तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा? इनएफिशिएंट। क्यों? क्योंकि स्टॉक सी प्रोवाइड हायर रिटर्न एट सेम लेवल ऑफ रिस्क। तो ये वाले स्टॉक है, ये वाले स्टॉक कहलाएंगे एफिशिएंट स्टॉक, एफिशिएंट पोर्टफोलियो।
अब इसमें से मुझे बेस्ट निकालना है, ठीक है सर। तो मैंने बताया इनएफिशिएंट क्यों है, बी क्यों इनएफिशिएंट है, फाइनल आ गया सी डी ई एफ। तो मेरे लिए एफिशिएंट स्टॉक कौन से हो गए, सी डी ई एफ, सी डी ई एफ, ठीक है। अब इसमें से मुझे बैच स्टॉक निकालना, ठीक है। अगर मैं बैच स्टॉक की बात करूं तो सर दो तरीके हैं, यस। कौन कौन सा, सीवी निकाल के भी काम हो सकता है, सीवी मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय एक्स बार, और जिसमें लोएस्ट सीवी होगा, लोएस्ट सीवी बेस्ट स्टॉक या ऑप्टिमम स्टॉक। पर अगर क्वेश्चन में आरएफ दिया तो आप शार्प रेशियो भी निकाल सकते, शार्प रेशियो है आरपी या ईआर जो भी माइनस आरएफ, मतलब सर एक्स्ट्रा रिटर्न डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, इसको बोलते हैं शार्प रेशियो। शार्प रेशियो काम आने वाला है, ये कब करना, जब आरएफ दिया है तो, ठीक है। तो हमने सीवी निकाला, सीवी के हिसाब से ये अच्छा है, फिर हमने शार्प रेशियो निकाला और शार्प रेशियो के हिसाब से हाईएस्ट शार्प रेशियो इज ऑप्टिमम, ठीक है जी, ठीक है सर, हो जाएगा काम। ऐसे क्वेश्चन नंबर 9 है, जरा बताओ एफिशिएंट कौन सा होगा। एफिशिएंट सर सबसे पहले रिटर्न देखिए कि, हाँ सबसे पहले रिटर्न देखते, ओके सर 8 8 8, 3 बार 8 है। सबसे कम रिस्क किसमें है सर, 4 सबसे कम, बी और बी में 5, इसमें 6, तो बी और एफ को काट देते। तो स्टॉक बी एंड एफ आर इनएफिशिएंट, क्यों, बिकॉज ए प्रोवाइड सेम रिटर्न एट लोअर रिस्क। और कोई रिटर्न दिख रहा है कि नहीं, रिस्क देखते, 4 और 4, ठीक है। 4 पे 8 मिल रहा, सर डी को हटा दो, क्यों, बिकॉज डी इज इनएफिशिएंट, क्योंकि डी ए प्रोवाइड हायर रिटर्न एट लोअर रिस्क। अब एफिशिएंट कौन सा होगा, ए सी और ई, ए सी और ई, ठीक। अब वो आपसे बोल रहा है कि मान लो भाई 75% हम ए में लगा रहे हैं और 25% सी में लगा रहे, एक अल्टरनेटिव है। अगर दोनों के बीच में कौन सा कोरिलेशन है, परफेक्ट कोरिलेशन लिखा, जबकि लिखा होना चाहिए था परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, पर ठीक है। बोल रहा मान लो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है, किस किस के बीच में, ए के बीच में और सी के बीच में, ए और सी में परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है, मतलब रिस्क वेटेड एवरेज से निकाल सकते हो, रिटर्न तो वेटेड एवरेज से निकलता है। मतलब इसमें कितना पैसा लगा रहा है, अगर देखा जाए तो इसमें कितना लगा रहा है 75%, और इसमें कितना लगा रहा है 25%। तो बोले बताइए रिटर्न कितना आएगा, रिटर्न आ रहा है 9% और ये स्टैंडर्ड डेविएशन आ रहा है 6%, 9 और 6। जबकि मैं 100% ई में लगाता हूं तो रिटर्न 9% है, पर डेविएशन सिर्फ 5%। तो भाई आप पोर्टफोलियो की अपेक्षा सीई में पैसा लगाइए, वो ज्यादा अच्छा। ओके आगे बढ़े, यस। क्वेश्चन नंबर 10, मैं एक एक क्वेश्चन करवाऊंगा, क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है, सपोज दैट इकोनॉमी ए इज ग्रोइंग रैपिडली एंड यू आर मैनेजिंग अ ग्लोबल इक्विटी फंड, ठीक है। इकोनॉमी ए बढ़ रहा है, आपको इकोनॉमी ए में पैसा लगाना चाहिए, जबकि आपने इन्वेस्ट किया है सिर्फ डेवलप कंट्री स्टॉक में, डेवलप कंट्री स्टॉक में आपने इन्वेस्टमेंट किया है। नाउ यू हैव डिसाइडेड टू ऐड स्टॉक, इसमें पैसा लगाया और इकोनॉमी एक भी आप ऐड करना चाहते हो, मतलब आपके पास ऑलरेडी स्टॉक्स है, किसका, डेवलप कंट्री स्टॉक का, और आप इकोनॉमी ए में भी पैसा लगाना चाहते हो, ठीक है लगाइए। और टेबल में कुछ लिखा हुआ है, रिटर्न लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन लिखा है, कोरिलेशन लिखा है, सारी चीजें लिखी हुई है, ठीक है। अब देखोगे ध्यान से तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, ऑलरेडी आपका डेवलप कंट्री स्टॉक में पैसा लगा है, जिसपे आप कितना परसेंट कमा रहे हैं, 10%, ठीक है। और इकोनॉमी ए के स्टॉक को ऐड करोगे तो कितना कमाओगे, 15, हम देख लेंगे वेटेड एवरेज। और रिस्क भी दोनों का दिया और साथ में कोरिलेशन दोनों का दे रखा, ठीक है। रिस्क फ्री रेट कितना है, 3%, क्यों दिया है रिस्क फ्री रेट, रिस्क फ्री रेट 3% है।
बोल रहा है व्हाट परसेंटेज ऑफ योर पोर्टफोलियो शुड यू एलोकेट टू स्टॉक ऑफ इकोनॉमी ए। इकोनॉमी ए में आखिर कितना पैसा डाला जाए ताकि आपका जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो 0.5% से बढ़ जाए। अभी आपने का जो पैसा लगा है वो किस में लगा है, डेवलप कंट्री स्टॉक में, जिसमें आप कितना कमा रहे हो 10%। तो आपका पोर्टफोलियो का रिटर्न आना चाहिए 10.5%। तो बताइए इसमें कितना वेट रखे, इसमें कितना वेट रखे। बस सिंपल है, मैंने यहाँ 10.5 लिखा, यहाँ इसका रिटर्न मालूम है ये कौन सा स्टॉक है, डेवलप कंट्री, और ये कौन सा, इकोनॉमी ए। एक का वेट ऑफ ए तो दूसरे का लिखा 1 माइनस वेट ऑफ ए, उसके हिसाब से ये वेट निकल गया। तो डेवलप कंट्री में हमें 90% पैसा रखना चाहिए और इसमें 10%, और उसी के हिसाब से हमको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। पॉइंट नंबर 3 थोड़ा सा डिस्प्यूटेड था। पॉइंट नंबर 3 की बात करोगे तो पॉइंट नंबर 3 में बोल रहा है also show how well the fund will be compensated for the risk undertaken due to inclusion of stock of economy in the portfolio। सर ये क्या बोल रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा, पर आरएफ दिया हुआ है। वो एक बात बताओ, रिटर्न कितना मिल रहा है 10%। अगर मैं डेवलप कंट्री की बात करूंगा, अगर आप डेवलप कंट्री में पैसा लगा रहे हैं तो 10% पैसा मिल रहा है। 3% तो वैसे भी रिस्क फ्री में लगाने से मिल रहा था, तो एक्स्ट्रा कितना मिल रहा, कंपनसेशन सर 7%। पर उसके लिए रिस्क लिया है तो तभी तो कंपनसेशन आ रहा, और रिस्क कितना, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 16%। तो वो ये बोल रहा है 16% है ना, हाँ भाई, वो बोल रहा है कि जो आप रिस्क ले रहे हो तभी तो एक्स्ट्रा मिल रहा है, इधर तो रिस्क फ्री है, तो आपको 7% एक्स्ट्रा मिल रहा है, पर उसके लिए तो आपने 16% का रिस्क लिया है। तो बताइए रेशो, बताइए रिस्क का रेशो। इट मींस वो शार्प रेशो बोलना चाह रहा था, और यहां हमने शार्प रेशो निकाला, ये शार्प रेशो निकाला और पोर्टफोलियो का निकाला, और शार्प रेशो इंप्रूव हो रहा। ठीक है जी, ठीक है सर। ओके, आगे कैपिटल मार्केट थियरी। 2 मिनट का ब्रेक ले। ओके, नाउ कैपिटल मार्केट लाइन। सर कैपिटल मार्केट थियरी मतलब यार वो खत्म हो गया कि हमारा, क्या बोल रहा था मैं इसको, मॉडर्न पोर्टफोलियो थियरी एमपीटी खत्म तो हो गया है, और कैपिटल मार्केट थियरी आपको है नहीं। बट यार इसके बिना ना आगे काम नहीं होने वाला है, इसलिए ये समझना जरूरी है। ठीक है सर, समझ लेते हैं। मेरे ख्याल से चलो पहले समझते तो हैं। तो भाई साहब एक बात बता दो कि एक स्टॉक में पैसा लगाना चाहिए कि एक से ज्यादा स्टॉक। सर हमको एक से ज्यादा स्टॉक में पैसा लगाना चाहिए, सिंपल सी बात है, वो कोई भी बता देगा कि हमें जो है वो एक से ज्यादा स्टॉक में पैसा लगाना चाहिए। और एक से ज्यादा स्टॉक में पैसा लगाने का उद्देश्य ये है कि डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है रिस्क का, डाइवर्सिफिकेशन की वजह से रिस्क कम हो जाता है। ठीक, 2 स्टॉक में पैसा लगाना चाहिए या 3 स्टॉक में, सर 3 स्टॉक, 3 से ज्यादा 4, 4 से ज्यादा 5। तो सर इसका मतलब ये हुआ कि सिंपल सी बात ये है कि हमें बड़े सारे स्टॉक्स में पैसा लगाना चाहिए। जितने ज्यादा स्टॉक्स में पैसा लगाओगे उतना रिस्क कम हो जाएगा। हाँ जी, तो सर क्यों ना यार, मेरे मन में एक बात आ रही है, क्यों ना हम लोग सेंसेक्स में पैसा लगा देते। सेंसेक्स में कम से कम 30 कंपनी है, या फिर निफ्टी में पैसा लगा देते हैं। तो निफ्टी खरीद के लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं कि निफ्टी खरीद के तो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं लग सकते, पर यार इंडेक्स फंड में तो पैसा लगा सकते हो भैया। इट मीन्स हम, ये सिंपल सी बात है कि हम सेंसेक्स में पैसा लगा देते हैं। सेंसेक्स को हम क्या बोलेंगे, सेंसेक्स को हम मार्केट बोल सकते हैं। तो आप क्यों ढूंढ रहे हो इंडिविजुअल स्टॉक, मत ढूंढिए। क्यों ढूंढ रहे हो रिलायंस, वो भी तो इसी में है सर, इसी में है। हाँ, क्यों ढूंढ रहे हो टीसीएस, वो भी तो इसी में है। सीधा सेंसेक्स में पैसा लगाओ। इट मीन्स भाई सीधा सीधा मार्केट में पैसा लगाइए, बात खत्म हो जाएगी। और इससे ज्यादा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो तो आपको मिल ही नहीं सकता। ठीक है, ठीक है सर।
तो भाई मान लो मेरे पास 1 लाख रुपए है और मार्केट में है 20% का रिटर्न। इट मीन्स अगर मैं सेंसेक्स में लगाऊं तो बोलो कितने परसेंट का कमाई होगी? 20% की। और क्या ये सबसे ज्यादा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है? यस, नो डाउट कि इस पे स्टैंडर्ड डेविएशन कितने परसेंट का है? 8% का। तो कहाँ आप रिलायंस नेगेटिव कोरिलेशन जमाने भर का छोड़ो ना यार, ये मार्कोविट्स क्या बोल रहा है। आप ऐसे ही कर लो, मार्केट में पैसा लगा दीजिए और 8% रिस्क लेने को तैयार हो जाइए। अब मैं सामने वाले से बोल रहा हूं जो मुझे ये ज्ञान दे रहा है, उससे मैं ये बोल रहा हूं कि सुनो ना भैया, देखो ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि मैं ना, एक कंपनी है रिलायंस जिसका रिटर्न है 12%, डेविएशन भी सिर्फ 5% है, तो ना मैं ऐसे स्टॉक में पैसा लगाना चाहता हूं जहां रिस्क कम हो। और आप बोल रहे हो कि यार रिस्क का मतलब ये जो दिख रहा है ना डेविएशन वो कम हो। आप बोल रहे सर सेंसेक्स में पैसा लगाओ, लगाने को तैयार हूं भैया, पर डेविएशन भी तो ज्यादा है। मैं मार्केट से तो काम नहीं होगा यार, है ना। मतलब मैं पूरा की पूरा 1 लाख रुपए मार्केट में लगा दूं, नो डाउट कि रिटर्न ज्यादा 20% रिटर्न है, पर रिस्क यार यहाँ डेविएशन कितना? 8%। मैं 8% डेविएशन सहन नहीं कर पा रहा हूं, मैं 5% पे तैयार हूं, रिटर्न कम आएगा तो भी चलेगा। अब बताओ, और आप बोल रहे कि कंपनी को देखना भी मत, देखना तो पड़ेगा क्योंकि मार्केट से तो काम नहीं चल रहा। तो फिर कैपिटल मार्केट थियरी ये सलाह देती कि ठीक है ना भाई, आपको 1 लाख में से कुछ कहां लगा दो? मार्केट में। इसमें से कुछ पैसा रिस्क फ्री पे लगा दो, और रिस्क फ्री का स्टैंडर्ड डेविएशन 0 होता है। इट मींस आप रिलायंस तो ये तो वो उन सब कंपनी को मत देखो, दो ही पोर्टफोलियो रखिए, पहला मार्केट और दूसरा रिस्क फ्री, दैट्स इट। अब बोलो क्या बोल रहा है। मैंने कहा मुझे ना डेविएशन कम चाहिए, तो बोले कुछ पैसा आप मार्केट में लगा दीजिए और कुछ पैसा आप रिस्क फ्री में लगा दीजिए, फिर आपका स्टैंडर्ड डेविएशन 8% नहीं आएगा, उससे कम आएगा। आपका नाम मालूम है क्या? रिस्क एवर्स इन्वेस्टर, मतलब जो कम रिस्क लेना चाहता। तो ठीक है, अब मैंने क्या किया, 20 इंटू 0.7, 6 इंटू 0.3, तो ये एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो आया। पोर्टफोलियो कौन कौन से स्टॉक को लेके बताया मैंने? मार्केट और रिस्क फ्री। और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो कैसे निकलेगा? तो डेरिवेशन वगैरह हमने किया था, पता नहीं इसमें नहीं है। अगर देखा तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए स्क्वायर, वेट ऑफ ए स्क्वायर, ये कौन है? मार्केट, प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ आर एफ इंटू वेट ऑफ आर एफ स्क्वायर स्क्वायर, पर आर एफ का स्टैंडर्ड डेविएशन तो 0 होता है, प्लस और 2 वाला भी करोगे तो बीच में स्टैंडर्ड उसका भी तो 0 होता है। तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, डेरिवेशन मैंने करवाया। इसका मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो कैसे निकलेगा? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट इनटू वेट ऑफ मार्केट, और आंसर कितना आया? 5.6%। कहां बेटे मेरी बात समझो, अगर आपको देखना ही नहीं है दूसरे स्टॉक्स को, सिर्फ मार्केट को देखना है और इसके अलावा रिस्क फ्री को देखना है और उसी में आपको पैसे लगाने, ठीक, और सिर्फ मार्केट और रिस्क फ्री को मिलाकर अगर आप पैसा लगाते हो तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो कैसे निकलेगा? सिंपल है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट इनटू वेट ऑफ मार्केट। याद रखना, ये वाला फॉर्मूला काम आएगा। अब फिर दूसरा सवाल, तो सुनो साहब, हमारा ये कहना है कि अगर आप कह रहे हो कि सिर्फ मार्केट में पैसा लगाइए, ठीक है, नो डाउट कि मार्केट का रिटर्न कितना परसेंट है? 20%, और डेविएशन कितना? 8%, और आपको रिस्क कम लेना है तो थोड़ा पैसा रिस्क फ्री पे भी लगा दीजिए, एग्री। पर भाई एक है अडानी पावर जिसमें रिटर्न मिल रहा है 25%, नो डाउट रिस्क भी ज्यादा है और रिस्क 10% है, और मुझे 20% से मैं खुश नहीं हूं, मैं रिस्क लेना चाहता हूं, और मैं रिस्क लेना चाहता हूं तो आप बोल रहे हो कि सिर्फ मार्केट पे पैसा लगाओ तो उस पर तो 20% की कमाई होगी। नो डाउट रिस्क कम है थोड़ा सा, 8%, मैं रिस्क लेना चाहता हूं, मैं रिस्क लवर हूं। अब बताओ क्या करूं? और आपने बोला दूसरे स्टॉक को छूना मत, तो मार्केट में ही पैसा लगाऊंगा तो मिलेगा कितना? 20%, पर मुझे तो ज्यादा चाहिए। तो फिर मुझे सलाह दिया जाए कि देखो मार्केट में तो लगाओ, पूरा अपना जितना भी पैसा है आपके पास, कितना? 1 लाख, वो पूरा की पूरा मार्केट में लगाइए, साथ में रिस्क फ्री से बोरो करके वो भी मार्केट में लगाओ। जब आपको रिस्क लेना है ना तो अपने पैसों में भी लो और रिस्क फ्री पे पैसा उठाकर उस पर भी लो। ऐसे स्टॉक को बोला जाता है रिस्क लवर इन्वेस्टर्स। ये सर ये समझाना जरूरी है क्या? हाँ जी, इसके बिना काम नहीं होगा।
ध्यान से समझना भाई। मेरे पास पैसा कितना है सर? 1 लाख है आपके पास, ठीक है। आरएम मालूम है, स्टैंडर्ड डेविएशन मार्केट मालूम है, आरएफ मालूम है। इस बार मैंने क्या किया, खुद का पैसा तो था कितना, 1 लाख, और 30,000 रुपए मैंने रिस्क फ्री पे बोरो कर लिया, तो टोटल मेरे पास कितना हो गया, 1,30,000। और इस 1,30,000 को मैंने मार्केट में लगा दिया 20% पे। तो बताइए इन सब ट्रांजैक्शन की वजह से मेरी कमाई कितने परसेंटेज की हुई? एक आम आदमी की तरह से समझे तो 1,30,000 पर मेरा 20% की कमाई हो रही है, लेकिन 30,000 रुपए पे मुझे इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा। मैं प्रिंसिपल वापस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ रिटर्न की बात कर रहा हूं। तो 1,30,000 पे 20% की कमाई हो रही है, तो 26,000 की ये कमाई हो रही है, पर मुझे पैसे तो देना पड़ेगा इंटरेस्ट का, 30,000 का 6%। सर माइनस कर देंगे हम लोग 1,800। अब ये जो भी कमाई हुई 26,000 में से मैंने 1,800 माइनस कर दिया, तो 24,200। 24,200 ये कितने रुपए पे कमाई है? ये कमाई 1,30,000 पे नहीं है। 1,30,000 पे तो 26,000 की कमाई है। 1,30,000 में से 30,000 पे जो देना था वो दे दिया, तो ये जो बचा ना, ये मेरा खुद का बचा। ये मेरा कितने पे बचा है? 1 लाख पे। दिस इज रिटर्न ऑन इक्विटी बोलते हैं। इंटरेस्ट माइनस करने के बाद जो पैसा बचा वो तो इक्विटी होल्डर का हुआ, खुद का हुआ, ऑनर्स फंड। ओके, तो बताओ कितने परसेंट की कमाई हुई? 24.2%। अब यहां ध्यान से समझना हमने कैसे किया था। हमें वेट निकालना है, तो बताओ वेट ऑफ आरएम कैसे निकलेगा, ये इंपॉर्टेंट है। सर हमने लगाया था 1,30,000 डिवाइडेड बाय, कभी भी नीचे ऑन फंड आएगा, ऑन फंड, तो वेट आ गया मार्केट का 1.3। क्या वेट 1 से ज्यादा हो सकता है? यस। अगर दूसरा वेट नेगेटिव हो तो, ये -30 नहीं है, -0.30 है। अगर वेट 1 से ज्यादा है तो दूसरा वेट नेगेटिव होगा। और नेगेटिव वेट का मतलब क्या है? नेगेटिव वेट का मतलब है या तो आपने बोरो किया है या तो शॉर्ट सेल किया होगा। शॉर्ट सेल के विषय में डेरिवेटिव में समझ में आएगा। और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट ऐसे निकाला जाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट इनटू वेट ऑफ मार्केट। क्या बातें समझ में आई? बातें एक समझ में आई कि आप बोरो करके कहीं पैसा लगा सकते हो, बिल्कुल। दूसरी बात, क्या वेट 1 से ज्यादा हो सकता है? हाँ सर, वेट 1 से ज्यादा हो सकता है। वेट किसी एक इंडिविजुअल स्टॉक का वेट 1 से ज्यादा तो हो सकता है, मतलब दूसरे स्टॉक को आपने शॉर्ट सेल किया होगा या तो बोरो किया होगा, ये भी बात समझ में। टोटल वेट 1 ही होगा, ठीक है। ओके, तो ऐसे एग्जांपल नंबर 14, और इसकी मदद से ना एक लाइन बनी। मैं इतनी सारी बातें नहीं करूंगा, जिसका नाम हुआ कैपिटल मार्केट लाइन। याद रखना ये इक्वेशन काम आएगी। और कैपिटल मार्केट लाइन में सिर्फ 2 स्टॉक होते हैं, एक होता है मार्केट और एक होता है रिस्क फ्री। और कैपिटल मार्केट लाइन की मदद से एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो निकालने का फॉर्मूला है RF प्लस RM माइनस RF। ये एक्स्ट्रा रिटर्न है कितने रिस्क पर? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट, ये है ना मार्केट रिस्क प्रीमियम, कितने रिस्क पर? तो पोर्टफोलियो में जितना रिस्क लोगे उसके हिसाब से हमारा एक्सपेक्टेड। बात समझना, सीएपीएम भी ऐसे ही था, अभी आगे बढ़ाऊंगा। वैसे आरएफ तो था, आरएम माइनस आरएफ था। मार्केट का बीटा क्या होता है? 1। तो यहाँ बीटा ऑफ मार्केट लिखते थे, पर बीटा ऑफ मार्केट लिखने की जरूरत क्यों नहीं पड़ती थी? क्योंकि सर मार्केट का बीटा 1 होता था, तो आरएम माइनस आरएफ लिख देते थे। और यहाँ क्या लिखते थे? इधर लिखते थे सर बीटा ऑफ पोर्टफोलियो। बीटा ऑफ पोर्टफोलियो की जगह हमको क्या लिखना है? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो। और यहाँ क्या जाएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट। यार ये पूछ लिया ना तो बर्बाद हो जाओगे। कैपिटल मार्केट लाइन का इक्वेशन है आरएफ प्लस मार्केट रिस्क प्रीमियम डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो। ठीक, तो एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो निकालना है। वैसे अल्टरनेटिव तरीके से भी निकाल सकते हो, ये मैंने करवाया था आपको अच्छे से, पर मैंने कहा एक सिंपल तरीका है ये वाला इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ CML कैपिटल मार्केट लाइन, उसकी मदद से आया 14.75 और 14.75 हमको मिल गया। ये है मार्केट का रिटर्न, तो वेट निकाल लिया और वेट आ गया है। ये अल्टरनेटिव तरीके से आप कर सकते थे।
ऐसी कैपिटल मार्केट लाइन का मैंने एक इक्वेशन भी बनाया था। मैंने कहा यार ये है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट, तो ये है RM। अगर इससे ज़्यादा रिटर्न चाहिए तो ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं, रिस्क लवर। इससे कम चाहिए तो इसको बोलते हैं रिस्क एवर्ट। और कैपिटल मार्केट लाइन मतलब पोर्टफोलियो का रिटर्न निकाला जाता है। और पोर्टफोलियो में दो ही चीज़ें हो सकती है, या तो होगा मार्केट और क्या होगा, रिस्क फ्री, इन दोनों को लेकर। ठीक है, अभी इस पर रिसर्च करने का टाइम नहीं है। इन सब बातों से समझ में आया कि इंडिविजुअल स्टॉक का वेट 1 से ज़्यादा हो सकता है, इंडिविजुअल स्टॉक का वेट नेगेटिव हो सकता है। अगर वेट नेगेटिव हो या तो शॉर्ट सेल है या तो बोरोइंग। ठीक है जी, ठीक है। और एक चीज़ है जिसको बोलते हैं कॉर्नर पोर्टफोलियो या मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो। बस ये समझाना है तो हमारा पूरी तरह से फिर हम CAPM के लिए तैयार हो चुके होंगे। ओके सर, है क्या कॉर्नर थ्योरम या मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो? बस मेरी बात ठीक से समझना, हमें कुछ पहले धीरे धीरे बात करना जरूरी है। तो देखो, अगर ध्यान से देखो एग्जांपल नंबर 15, ईयर दिया 1 2 3। अब मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं, एक्स का रिटर्न है 10%, तो वाई का कितना है 15। मैं आपसे बोल रहा हूं, अगर एक्स 2% से बढ़ता है, एक्स अगर 2% से बढ़ता है तो ये कितने परसेंट से बढ़ता है, 4% से बढ़ता। अगर x 2% से बढ़ता तो ये 4% से बढ़ता y। और मैं मान के चल रहा हूं कि लीनियर रिलेशनशिप है x और y के बीच में। इसका मतलब x जितने से बढ़ेगा y भी, यहां लीनियर समझ रहे हो ना, डबल से बढ़ेगा। तो अब बताओ, अगर x 8% से बढ़ता है तो बताओ y का रिटर्न क्या आएगा? सिंपल तरीका है, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी। y का रिटर्न क्या आएगा? सर ये 8 से बढ़ा तो ये 16 से, 19 + 16, सर 35% आना चाहिए। यस, अभी मैंने मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो क्या होता है ये समझा नहीं है, बस मैं आपको कुछ चीजें एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। ये 35% निकालने का और एक तरीका है जिसका नाम है क्रिटिकल लाइन। क्रिटिकल लाइन मुझे 35% निकालना है तो वो मैं साइमल्टेनियस इक्वेशन से भी निकाल सकता हूं, हालांकि उसका नाम क्रिटिकल लाइन बोला जा रहा है, हमें फर्क नहीं पड़ता मैथ्स से। ठीक है सर, समझाओ? हाँ समझा रहा हूं, अब देखोगे ध्यान से। एक इक्वेशन है y = a + bx। सबसे पहले y का रिटर्न, प्लीज ये सीखना जरूरी है। y का रिटर्न लिखा 15, a तो मुझे मालूम नहीं है पर x मालूम है 10, और b को b लिख दिया। ऐसे ये लिखा 19, a मुझे मालूम नहीं है, b को b लिखा और यहाँ लिख लिया 12। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो यहाँ -4 आ गया, यहाँ -2, तो b का वैल्यू आ गया 2। b का मतलब बीटा ही जैसा हो गया ना सर, कि ये अभी बीटा हमने पढ़ा नहीं है पर ये समझ में आ गया कि b का वैल्यू। अब जो b का वैल्यू आया वो किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो मैंने इसमें पुट कर दिया तो a का वैल्यू आ गया -5। तो अब इक्वेशन क्या बनी, जब जब भी y निकालना है, मुझे ये मिल गया a -5, मुझे मिल गया b 2। अब कोई मुझे x बताए तो मैं y का आंसर बता सकता हूं। जैसे x अभी आपने बताया कितना, 20%, तो बस मुझे यहाँ 20 लिखना है, और जैसे ही मैं यहाँ 20 लिखा तो यहाँ कितना आ गया 35। तो ये इक्वेशन जो बना ना, इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ क्रिटिकल लाइन। यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक। सर इसका मतलब मिनिमम वेरिएंस से क्या लेने देना, मैंने अभी समझाया नहीं, अभी तो मैंने ये बताया कि इक्वेशन ऑफ क्रिटिकल लाइन क्या होता है। ठीक है सर, अब इस एग्जाम्पल की मदद से बहुत कुछ सीखेंगे। हमको एग्जाम्पल नंबर 16 की मदद से बहुत कुछ सीखना है, प्लीज करके जाना। अब हुआ क्या यार, मैंने ना एक पोर्टफोलियो बनाया, पहला पोर्टफोलियो, जिस पोर्टफोलियो का नाम क्या लिखा, पोर्टफोलियो का नाम लिखा है मैंने एक्स। इसमें 10,000 रुपए डाला, एक बैग बना, एक बंडल, और 10,000 रुपए डाला। और इस 10,000 में हमने 3 स्टॉक रखा, एक्स, वाई और जेड, और वेट क्या रखा, 0.5, 0.3, 0.2। ये मेरा एक पोर्टफोलियो। फिर कुछ समय बाद और एक पोर्टफोलियो बनाया और वही 3 स्टॉक रखा, लेकिन इस बार मैंने कहा यार थोड़ा सा रिस्क लिया जाए। मतलब ऐसा किया होगा कि किसी स्टॉक में रिटर्न ज्यादा है तो इस बार मैंने थोड़ा सा ज्यादा पैसा उसमें लगाया होगा, मतलब मैंने वेट्स चेंज कर दिया। लगाया कितना, 5,000, वापस एक्स वाई जेड, लेकिन इस बार वेट रखा 0.4, 0.5, 0.1। ये कौन सा पोर्टफोलियो है, बी। ये कौन सा था, एक्स, इसमें कितना पैसा लगा, 10,000। इसमें भी 3 स्टॉक है, और वाई, इसमें कितना पैसा, बी, इसमें कितना पैसा लगा, इसमें भी 5,000, पर वेट अलग अलग है।
अब बस पहला क्वेश्चन ये है कि बताइए एक्स में मेरा कितना, स्टॉक एक्स में टोटल मिलाकर कितना लगा है? तो टोटल मिलाकर आपका 15,000 रुपये लगा है। तो अब बताओ एक्स में कितना लगा है, वाई में कितना लगा है, जेड में कितना लगा, बस इतना इतना अमाउंट चाहिए मुझको। तो सर ये तो सिंपल था, पहले जो आपने लगाया कितना पैसा लगाया 10,000। अब 10,000 को आपने बांट दिया किस किस में, 50%, 30%, 20%, तो 5,000, 3,000, 2,000, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर 5,000 वापस लगाया आपने, एक पोर्टफोलियो और बनाया, 2,000, 2,500, 500, तो टोटल 15,000 में एक्स में आपका 7,000 लगा है, वाई में 5,500 लगा और जेड में 2,500 लगा है। तो वेट आ गया 0.467, 367.167। यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ तक कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक, पहला तो ये पूछता है आपसे। ठीक, अब इंपॉर्टेंट है, अब इंपॉर्टेंट है भाई। जनरली क्या होता है, ऐसा पढ़ाया था मैंने आपको, थोड़ा बहुत देख लो। इधर लिखा जाता है एक्सपेक्टेड रिटर्न और इधर लिखा जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो और एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो। और यहाँ पोर्टफोलियो होते, इसको मालूम है क्या बोला जाता था सर? इसको बोला जाता था एफिशिएंट फ्रंटियर। मतलब सर रिस्क ज़्यादा है तो रिटर्न, रिस्क कम है तो रिटर्न कम, रिस्क और बढ़ेगा तो रिटर्न भी बढ़ेगा, रिस्क बढ़ेगा तो इस तरह से इस लाइन में जो पोर्टफोलियो फॉल करते हैं उसको बोला जाता है कॉर्नर पोर्टफोलियो। ठीक, थोड़ा सा हल्का सा बता सकता हूँ। अब इसमें कौन है, कौन सी स्टॉक है, XYZ। अब यार रिस्क बढ़ाओगे, XYZ को ही लेकर रिस्क बढ़ा रहा हूं, तो ये पोर्टफोलियो का नाम क्या लिखा, ए। फिर से मैं XYZ का दूसरा पोर्टफोलियो, इस पोर्टफोलियो का नाम लिखा बी। थोड़ा सा रिस्क बढ़ा, रिटर्न भी बढ़ा, मैंने थोड़ा सा पोर्टफोलियो का वेट में इधर उधर किया होगा। ऐसी एक पोर्टफोलियो सी, इसमें भी मैंने किसको लेकर बना रहा हूं, XYZ को ही लेकर अलग अलग पोर्टफोलियो बना सकते हो। कभी एक्स में अगर रिस्क ज्यादा है तो कभी उसमें ज्यादा वेट रखोगे, कभी कम वेट रखोगे, इस तरह से। लेकिन ये जो पोर्टफोलियो है ये बेस्ट पोर्टफोलियो रहेगा। यहां तक रफली आइडिया दिया। अब क्वेश्चन क्या है सुनना, ठीक है सर? तो समझाने में टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हो, ये समझना पड़ेगा। ओके, सुनो मेरी बात को। अब मैं आपसे कुछ बोल रहा हूं, ये एक एजम्पशन है इसमें कि तीसरा अगर पोर्टफोलियो बना तो लीनियर वेट्स होगा। ओके सर समझाओ। मैं कह रहा हूं मैं एक तीसरा पोर्टफोलियो बनाने का सोच रहा हूं, बेटे बिल्कुल ध्यान से समझना। सी, एक पोर्टफोलियो का नाम क्या दिया, सी। खास बात ये है कि ध्यान से देखना ही सर, ये जो है ये 0.1 से कम हो रहा है, कम हो रहा डाउन। तो उस हिसाब से ये सर इसको देखो, ये 0.2 से बढ़ जाता है और ये भी 0.1 से कम हो जाता है। वेट की बात करो सर, एक्स में वेट देखोगे तो एक ये वाला एक्स का वेट 0.1 से कम होगा तो जेड का भी वेट 0.1 से कम होगा, इक्वल। अगर ये बढ़ेगा, एक्स का वेट बढ़ेगा तो वाई का भी वेट बढ़ेगा, सॉरी जेड का भी वेट बढ़ेगा। ठीक है, अब वो मुझे कुछ बता रहा है, बोले सपोज हम एक्स का वेट रख रहे हैं 0.35। अब ध्यान से मुझे बताना, अगर एक्स का वेट रख रहा हूं मैं 0.35 तो सर इसका वेट और इसका वेट बता दो। और मैं क्या मान के चल रहा हूं, लीनियर वेट्स। अब मैं कह रहा हूं ये 0.40 है ना सर, इसका मतलब है यार ये कम हो गया, कितने से कम हो गया, 0.05 से कम हो गया। तो ये भी तो सर उतने से ही कम होना चाहिए, 0.05। तो 0.05 की 0.5, 0.05 तो 0.1 माइनस 0.05, 0.4 माइनस 0.35, 0.05 तो यहाँ 0.1 माइनस 0.05। तो सर यहाँ वेट जो आएगा वहाँ 0.05 आ जाएगा। मतलब अगर ये 0.35 है, 0.05 कम हो गया ना, तो ये भी 0.05 कम कर दिया। ठीक है, ओके सर। अब सुनो, अब यहाँ का वेट निकाल सकते हो। मतलब मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि कॉमन सेंस की मदद से भी निकाल सकते हो, पर मुझे वैसे भी नहीं लगाना है क्योंकि एग्जाम में तो क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। ओके, अब मैं क्रिटिकल लाइन को यूज कर रहा हूँ, ध्यान से बना। उसने कौन सा वेट दिया है सर, उन्होंने एक्स का वेट दे दिया 0.3 और इसका वेट और इसका वेट मान रहा है। अभी जेड को 1 मिनट के लिए इग्नोर कर देते, तो इक्वेशन हो गया y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। तो सर y दिया है 0.5
और x दिया है 0.3, तो बस उसी की मदद से काम कर रहा हूँ। y कितना दिया, सॉरी y कितना दिया 0.3 और x कितना दिया 0.5, y अगले में y कितना दिया है 0.5 और 0.4, इसकी मदद से सॉल्व। प्लीज ऐसे ही करना पड़ेगा, शॉर्टकट से नहीं होने वाला है यार, होने वाला तो है पर नंबर नहीं मिलेगा। तो b का इक्वेशन वैल्यू आया -2 और इसको यहाँ पुट कर दिया, तो a का वैल्यू आ गया 1.3। तो फाइनली इक्वेशन बना, वेट ऑफ y निकालना है तो a वेट और यहाँ क्या जाएगा वेट ऑफ x और इंटू b, यहाँ इंटू b आ जाएगा, b इंटू वेट ऑफ x, ठीक है। और b तो फिक्स है -2, बस 1.3। अब उसने 0.35 दिया है तो 1.3 यहाँ -2 लिख दिया, आंसर कितना आ गया 0.6। तो इसका वेट कितना आ गया 0.6 और 1 में से ये माइनस किया तो जेट का वेट आ जाएगा ये। और फिर अमाउंट निकालना है तो अमाउंट निकाल सकते हो अगर अमाउंट निकालना है। सर समझ में नहीं है, रेगुलर क्लास देखो भाई, इतनी स्पीड से कैसे समझाऊंगा। क्वेश्चन में 11 और 12 है, एक बार देख ले क्या। यस ओके, तैयार हो। बोले एक इन्वेस्टर है, 2 पोर्टफोलियो है और स्टॉक 3 ही है, ABC। पोर्टफोलियो X जिसमें आपने पैसे कितने स्टॉक है ABC, और पोर्टफोलियो Y इसमें कितने स्टॉक है 3, 20, 50, 30। इट इज सपोज दैट देयर आर नो रिस्ट्रिक्शन ऑन शॉर्ट सेल्स, मतलब किसी एक स्टॉक का वेट नेगेटिव आ सकता है, ठीक है। व्हाट वुड बी द वेट फॉर ईच स्टॉक। अगर ये जो पोर्टफोलियो X है ना भाई, इसमें ये पोर्टफोलियो कितने का है 5000 का और इतना पैसा लगा है, और पोर्टफोलियो Y जो है ना वो 3000 का है और उसमें भी इतना पैसा लगा है। तो टोटल मिलाकर आपका 8000 पैसा लगा है, 8000 रुपया लगा है। तो साहब ये बता दो कि A में टोटल कितना लगा, B में कितना लगा, C में कितना लगा। टाइम पास है और टाइम पास आपका हो गया होगा अभी तक, ठीक है सर हो गया। मतलब इसमें 1500, 2000 और ये 600, इन दोनों को जोड़ दिया, 1500 और 600, 2000 और 1500, 1500 और 900, उस हिसाब से वेट निकल गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। दूसरा बिल्कुल सोच समझ के बताना। दूसरा वाला, सपोज दैट इन्वेस्टर 4000 आउट ऑफ 8000 इन सिक्योरिटी ए। मतलब सर सिक्योरिटी ए में 50% पैसा लगा है, तो बताइए बी और सी में कितना लगेगा। वैसे शॉर्टकट से अभी कर लूँ मैं, उन सब चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है, नंबर मिलेगा नहीं। तो हम सी को 1 मिनट के लिए हटा देते हैं। हमारा इक्वेशन है y = a + bx, और सर y मतलब 0.4, तो पहले 0.4 को और फिर 0.5 को लेकर काम करेंगे। पहले 0.4 और 0.5 को लेकर साइमल्टेनियस इक्वेशन, उसकी मदद से हमारा b निकल गया, दिस इज स्लोप, और b को पुट कर दिया इक्वेशन 1 में, तो a आया 0.7। तो फाइनली हमारा इक्वेशन आ गया 0.7 - 1 × x। अब बताओ x कितना रख रहा है, x रख रहा है 0.5, तो उसकी मदद से हमारा b निकल गया। मतलब जो भी वेट ऑफ ए निकला, वेट ऑफ बी निकला और वेट ऑफ सी निकल गया। बस आपको एक काम और करना पड़ेगा कि भैया 8000 है एक नया पोर्टफोलियो, तो बताइए ए में कितना लगाओगे, बी में कितना लगाओगे, सी में कितना लगाओगे, और वेट आपका निकला है तो अमाउंट ये लिखना जरूर है, अमाउंट लिखना है। क्वेश्चन नंबर 12 भी वैसा ही है, एग्जाम में आया था, बस गलती हो रही थी। एक तो वेट नेगेटिव आ रहा था तो बच्चे परेशान हो गए थे कि वेट कैसे नेगेटिव आ गया। कितना रुपया लगाना, 10,000, पोर्टफोलियो ए और बी, और 3:2 में, मतलब यहाँ कितना है 6000 है और यहाँ कितना है 4000 है। यहाँ 6000 लगा है और यहाँ 4000 लगा है। तो बताओ एक्स में कितना, वाई में कितना, जेड में कितना, एक्स में। तो टोटल कर लोगे तो मेरे ख्याल से पॉइंट नंबर 1 में कोई दिक्कत नहीं। 6000 और 4000 दोनों जोड़ा तो ये वेट आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसमें दिक्कत है, कैलकुलेट द अमाउंट एलोकेटेड टू बी एंड सी। अब दिक्कत ये है बी और सी लिख दिया, जबकि लिखा होना चाहिए था वाई और जेड। यहां गलती किया था ICA। तो बताइए वाई और जेड में कितना पैसा लगाओगे। अगर आधा पैसा एक्स में लगा रहा है, मतलब यहां का वेट दिया है 0.5, इसको उड़ा देते, ये क्वेश्चन मार्क है। तो y = बस वैसे सॉल्व किया है मैंने क्रिटिकल लाइन इक्वेशन को, इसको सॉल्व करके b आ गए और इसको वेट, तो y का वैल्यू निकाल दिया, तो y का वैल्यू आया -0.15। बच्चों ने इस पे ऑब्जेक्शन ले लिया था कि माइनस कैसे आ सकता है, और z का कितना आया 0.65, तो यहाँ माइनस में आया, मतलब शॉर्ट सेल मान लेना। ठीक है जी, ओके। देखो पहली बात है कि एकदम से 4 घंटे 3 घंटे तो आप भी नहीं पढ़ पाओगे,
मतलब सर कहना क्या चाह रहे हैं, मेरी बात समझो, आज के लिए बहुत है। वैसे भी आज स्टार्ट किया है हम लोगों ने। CAPM लेकर, CAPM और बचा हुआ पोर्शन लेके कर लाऊंगा, तो मेरे ख्याल से 2 घंटे की रिकॉर्डिंग के 2 घंटे के अप्रॉक्स रिकॉर्डिंग हुई है। इतना देख लो और इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लो, बहुत हड़बड़ी मत करो यार। ना हम रेगुलर क्लास देखेंगे, ना हम फास्ट ट्रैक क्लास देखेंगे, ना हम रिवीजन अच्छे से करेंगे, तो कैसे होगा एग्जाम, कैसे निकालोगे? यहाँ तक करो। कल करीब 2.5 घंटे की क्लास और होगी, जिसमें CAPM होगा, APT होगा, आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी और पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग होगा। ओके, रन टेस्ट वगैरह भी रहेगा, मतलब बचा हुआ पोर्शन कल होगा, कल देख लेना। वैसे भी टेस्ट कब होगा? टेस्ट परसों होगा। कल मैं बताऊंगा कि टेस्ट कैसे देना है, क्या देना है। ठीक है, अभी तक यहीं तक करो प्लीज। इसमें से एक क्वेश्चन, सर LDR दे दो ना। अभी सब LDR है, अभी मैराथन आएगा ना तब बात करेंगे, जल्दी ही आएगा इस बार तो कल हम स्टार्ट करेंगे CAPM से पार्ट नंबर 2 में। पार्ट नंबर 1 हमारा MPT खत्म हुआ। MPT पढ़ा क्या क्या? MPT पढ़ा, कैपिटल मार्केट लाइन पढ़ा, इसके अलावा एफिशिएंट मार्केट एंड ऑप्टिमम एफिशिएंट पोर्टफोलियो एंड ऑप्टिमम पोर्टफोलियो पढ़ा, इसके अलावा कॉर्नर थ्योरम पढ़ा या मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो पढ़ा। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं। रिकॉर्डेड ही रहेगा 100%, कल पूरा हो जाएगा पोर्टफोलियो 100। 2 पार्ट में, हर चैप्टर में 2 पार्ट। मैं सर म्यूचुअल फंड भी 2 पार्ट में करोगे क्या? म्यूचुअल फंड भी मैं 2 पार्ट में करूंगा तो 2 पार्ट में मजा आएगा। ठीक है जी, ओके, थैंक यू, बाय बाय।